ओह हाँ, आ चुका हूँ एक और न्यू महानवा लेकर, जिसका स्टोरी लाइन है पीक। और जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो चलो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें जंगल में एक घर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर जमीन पर वाइन का गिलास पड़ा हुआ है और हमें पता चलता है कि वह वाइन जहरीली थी और हमारे मेन कैरेक्टर यान ने इसे पी लिया है। उसके सामने एक रॉयल आदमी खड़ा है जो कहता है कि क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो इसलिए मैंने इसमें और स्ट्रांग डोज मिला दिया है, जिससे तुम कुछ ही समय में मर जाओगे। यान उस आदमी को देखते हुए समझने की कोशिश करता है कि इसने उसे धोखा क्यों दिया, जिस पर वे नोबल पर्सन कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास ऐसी पावर है जिसका कोई और अंपायर में मुकाबला नहीं कर सकता है। जिस पर यान समझता है कि बहुत से लोगों ने मैजिक के मिसयूज की वजह से अपनी जानों को खो दिया है, इसलिए वह इसका पश्चाताप करते हुए मरना चाहता था। तभी वो नोबल पर्सन कहता है कि वह खुद भी यान से बहुत ज़्यादा डरता था। यान के प्रति उसका डर इतना बढ़ गया था कि वह अपना दिमाग खोने की कगार पर था। क्योंकि तुम 8 क्लाक मैजिशियन हो इसलिए तुम इतने कैपेबल हो कि तुम मुझे कभी भी मार कर मेरे एम्पायर को कब्जा कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें और जिंदा रहने नहीं दे सकता हूँ। वो यान से माफ़ी मांगता है, उसे एक पुराना दोस्त कहकर, और कहता है कि वह इसके लिए कभी भी खुद को माफ़ नहीं करेगा। फिर वो घूमकर उस घर से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद आग की लपटों के बीच में यान घुटनों के बल बैठे हुए धीरे धीरे जहर से मर रहा है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह धीरे से अपने शर्ट में से एक डैगर निकालता है जिसमें टाइम मैजिक एबेंडेंट है। जब तक जहर उसके दिल तक नहीं पहुंचता है, अगर उससे पहले वो टैगर से अपने आप को घायल कर ले तो जिंदगी का दूसरा मौका पा सकता है। इतना कहकर ही वह डैगर को अपने चेस्ट में घुसा लेता है, जिससे उसके आसपास का फ्लोर चमकने लगता है और उसके चारों तरफ एक मैजिक सर्कल बन जाता है, जिससे कुछ अजीब आवाज़ें वहाँ पर अननोन भाषा में गूंजने लगती है। तभी यान के सामने उसकी ज़िंदगी की सभी गलतियाँ उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती है, जैसे कि उसकी माँ की मौत और अंत में बैटलफील्ड पर कौवे जो उसके पाँव के नीचे पड़े हुए लाशों को खा रहे हैं। और अचानक अगले पल ही उसे पता चलता है कि वह अपने बचपन के शरीर में आ चुका है, जिस पर एक भी चोट का निशान नहीं है। तभी एक औरत उसका नाम बुलाती है और जब वह घूम कर देखता है तो उसकी माँ होती है। उसकी माँ के लंबे सुनहरे बाल हैं और वो कोर्सेट पहने हुए है। यान हैरान है क्योंकि उसकी माँ जो मर गई थी फिर से वह जिंदा है, इसलिए वह उन्हें छू कर टच करता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वह समय में वापस आने में सफल हुआ। वह घूमकर अपने आसपास का नज़ारा देखता है। वह सफ़ेद टेंट है जिसके बाहर बच्चों का लाइन लगी हुई है जो अपनी स्किल की जांच करवाते हैं, और यह जांच करने वाले स्पिरिचुअल नाइट है जो तय करते हैं कि वह पास होंगे या नहीं। इसके बाद यान हाथों को देखते हुए कहता है कि फाइनली मैं अपनी ज़िंदगी में 30 साल पहले आ चुका हूँ। फिर हमें माना रिएक्शन एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाता है कि जब ग्रीक रिवर्स एम्पायर के बच्चे 12 साल के हो जाते हैं तो हर बच्चों को एक बेहतर जादूगर बनने के लिए ऐसा एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। वहीं हमें फिर से यान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि 30 साल मैं अपनी अपेक्षा से कई ज़्यादा वापस आ गया हूँ। वह बताता है कि उसके डैगर की रिसर्च करने में बहुत समय बिताया और वह काफ़ी ज़्यादा लकी था कि उसके पास ये उसके मौत से पहले था। वह सोचता है कि उसके सबसे पहले अपने हाथों के खून को धोना है, क्योंकि उसके पुरानी ज़िंदगी में उसने बहुत से लोगों को मारा था। वो एम्पायर के लिए काफ़ी ज़्यादा ही लॉयल था, जो कि उसका सबसे करीबी दोस्त रेगनार था और रेगनार बस उसका इस्तेमाल कर रहा था और अंत में उसे कचरे की तरह छोड़ दिया गया। इसलिए यान नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी फिर से इतनी बेकार ख़त्म हो और खुद को कहता है कि यह इस बार अलग होने वाला है। यह कहकर वह स्पिरिचुअल नाइट की तरफ बढ़ता है और उसके पास जाकर उसको कहता है कि मैं यान पीज हूँ जो कि मंगरिया गांव से है। यह कहकर वह अपने आप को गार्ड से इंट्रोड्यूस करता है। जो गार्ड है वो यान को वेनिसा का बेटा के नाम से जानता है और उसको टेंट के अंदर जाने देता है और कहता है कि मैजिशियन से कुछ भी फालतू सवाल ना पूछे। और हमें मैजिशियन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है और मैजिशियन सर आरोन से कहते हैं कि और मुझे कितने बच्चों को देखना है, जिस पर सर आरोन कहते हैं कि लगता है कि इसमें कम से कम आधा दिन और लगेगा। तभी यान टेंट के अंदर एंटर करता है। मैजिशियन मुस्कुराते हुए यान को अपनी तरफ बुलाता है और कहता है कि
अपना सर थोड़ा झुकाए, क्योंकि वह माना का इस्तेमाल करके उसका दिमाग स्टिमुलेट करने वाला है, जिस पर उसको थोड़ा सा चक्कर आ सकता है थोड़ी देर के लिए। यह सिर्फ टेम्पररी होगा। जिसके बाद जो मैजिशियन है वह मुस्कुराता है, क्योंकि उसने यान के अंदर में माना हार्ट और मारा ब्रेन को ढूंढ लिया था, और कहता है कि उसकी ज़िंदगी अब बेहतर होने वाली है। यह सुनकर जो यान होता है वो खुश नहीं होता और अपने आप से कहता है कि एकेडमी में जाना यह इसके लिए बस काफ़ी नहीं है। इसलिए यान फैसला करता है कि वह इस मैजिशियन को अपना स्किल दिखाएगा। फिर वह एक हाथ में फायर बॉल और एक हाथ में पानी को मैनिपुलेट करके एक साथ 2 मैजिक स्पेल को यूज़ करता है। यह देखकर जो मैजिशियन होता है पूरी तरह से हैरान होता है और यान से पूछता है कि क्या मैजिक स्पेल यूज़ करना उसे किसी ने सिखाया है, जिस पर यान कहता है कि नहीं, उसे किसी ने नहीं सिखाया है। यह सुनकर मैजिशियन सीरियस हो जाता है और यान से सच बोलने के लिए कहता है कि वह इंट्रोगेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वह पता लगा सकता है कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। लेकिन यह सुनकर यान जरा सा भी नहीं नर्वस होता और कहता है कि भला मैं आप जैसे महान जादूगर से झूठ क्यों बोलूँगा। यह सुनकर मैजिशियन बहुत प्रभावित होता है। वहीं उसका इंट्रोगेशन मैजिक कोई भी झूठ नहीं पकड़ पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि टेंट के बाहर यान की मां को परेशान किया जा रहा है, जहां पर एक गार्ड उसकी मां से कहता है कि वो 7 साल से विधवा है, इसलिए क्या वो अकेली नहीं है। तभी सर आरोन और उसके 2 नाइट टेंट से बाहर निकलते हैं और पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है, जिन्हें देखकर वह डर जाता है और कहता है कि कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ एक तुच्छ किसान औरत घूम रही थी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था। यह सुनकर यान जो होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि कैसे यह बदमाश उसकी माँ को एक तुच्छ किसान औरत कह रहा है। तभी वह मैजिशियन उस किसान से कहता है कि क्योंकि यान के पास माना की शक्ति है, इसलिए वो और उसकी फैमिली अब नोबल के बराबर है और नोबल की इंसल्ट करना एक क्राइम है जो कि एग्जीक्यूशन तक ले जाता है। इतना सुनते ही गार्ड यान के सामने ज़मीन पर गिर जाता है और उससे दया की भीख मांगने लगता है कि वह उसे जाने दे, जिस पर यान कहता है कि आखिर तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। यह सुनकर नाइट यान की मदर की तरफ घूमता है और उसके सामने झुककर माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसे छोड़ दो। फिर यान जो होता है नाइट के पास जाता है और कहता है कि वह सब कुछ जानता है जो तुमने उसकी माँ से उसके सामने कहा और किया। वो गार्ड को धमकी देते हुए कहता है कि वो अपने गंदे हाथों को अपनी माँ से दूर रखे। अगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो वह उसको खुद ही मार डालेगा। यह धमकी सुनकर जो गार्ड होता है वो डर जाता है और कहता है कि वो समझ गया। जिस पर यान कहता है कि याद रखना, तुम पर मेरी नज़र रहेगी। जिसके बाद यान उस मैजिशियन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी मदद की, जिस पर वह मैजिशियन कहता है कि यह तो उसका काम है कि वह फेलो मैजिशियन की रक्षा करे। और वह अपने पास खड़े हुए आदमी लॉर्ड आरोन से कहता है कि जब तक सब कुछ अरेंज नहीं हो जाता है तब तक हम हमारे मेन कैरेक्टर यान और उसकी मदर की रक्षा करेंगे। जिस पर जो लॉर्ड आरोन होता है वो यान से कहता है कि वो उसे सराय ले जाएंगे जहां अभी नाइट्स रुके हुए हैं। यह सुनकर यान अपनी मां की हाथ को पकड़ता है और सर आरोन के साथ जाने के लिए तैयार होता है। वही वह मैजिशियन उन्हें जाते हुए देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वो इस बात से प्रभावित है कि कोई इतना इंटेलिजेंट और कैपेबल है सिर्फ इतनी छोटी सी उम्र में। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम को आसमान में अंधेरा है और शहर शांत है, जहां वह पहले वाला मैजिशियन गुस्से से चल रहा है और कहता है कि कैसे एक बच्चा और एक तुच्छ किसान औरत उसे घुटनों पर ला सकता है। वो खुद को कहता है कि जल्द ही वो अपने बदला लेने वाला है। तभी हमें उसके पीछे एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि उस गार्ड के ऊपर पैरालिसिस मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे वह गार्ड अपने जगह पर ही फ्रीज हो जाता है और वह बंदा कोई नहीं यान है। और वह गार्ड को बताता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है जो तुम मेरे और मेरे माँ के बारे में कह रहे थे। तभी वो अपने सर से हुडी को हटाता है और उसके मरने की एक कहानी बनाने लगता है। कहता है कि आज वो बदनाम हुआ और शराब पीकर टल्ली हो गया। फिर वो इतना नशीला हो गया था कि बेचैनी में नदी में गिर गया और डूबकर मर गया। इतना कहते ही यान उस गार्ड को धक्का देकर पानी में गिरा देता है और कुछ देर तक वहीं पर रुकता है और सोचता है कि क्या उसे मरने देना चाहिए। आखिर उसके वापस आने की वजह यह थी कि वो एक बेहतर इंसान बनना चाहता है और दूर तक देखते हुए वह समझता है कि वह कभी भी अपने हाथों से खून को पूरी तरह से नहीं धो सकता है।
इसलिए उसकी माँ को याद करते हुए डिसाइड करता है कि वो अपने लिए उसके सबसे प्यारे लोगों की रक्षा करने के लिए गार्ड की मरी हुई बॉडी को देखता है और उसको याद आता है कि एम्परर ने उसे जलते हुए घर में मरने के लिए छोड़ दिया था। जिसके बाद यान जल्दी से घर वापस आता है और थकान महसूस करता है, क्योंकि सिर्फ एक बार पैरालिसिस स्पेल का इस्तेमाल करने से ही उसका माना खत्म हो गया था। वह खुद से कहता है कि अपने इस छोटे से शरीर को जल्दी से बड़ा करना होगा। उसके बाद वह अपनी माँ के पास जाता है जो कि सो रही होती है। यान बताता है कि उसकी पुरानी जिंदगी में मैजिक एकेडमी में फिट होने के बाद 1 साल के अंदर वह फर्स्ट क्लास मैजिशियन बन जाता है, लेकिन उसी साल एक बीमारी की वजह से उसकी माँ की डेथ हो जाती है। उसकी माँ लग्जरियस ज़िंदगी नहीं जी पाई, उन्हें कभी भी उन चीज़ों का आनंद लेने का मौका नहीं मिला जो माँ उन्हें देना चाहती थी। यान अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है कि वह इस बार ज़रूर उसका ध्यान रखेगा ताकि वह ज़्यादा दिन जी सके। तभी सीन चेंज होता है और हमें ग्रीन रिवर एम्पायर के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां अंदर ग्रीन रिवर के एम्पायर है जिसका नाम टेरी ग्रीन रिवर है, जो कि और मैजिशियन हर्बर्ट योन के साथ बात कर रहा है और दोनों हमारे मेन कैरेक्टर यान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वही हर्बर्ट कहता है कि माना एक एनर्जी है जो खून में फ्लो और सर्कुलेट करती है, और जब किसी के पास माना ब्रेन और माना हार्ट होता है तो मैजिशियन के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन इस माना का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक व्यक्ति को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, पर यान बिना किसी ट्रेनिंग के मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए वह हमारे मेन कैरेक्टर को पहले मैजिशियन के साथ कंपेयर करता है जो कि बहुत पहले था। वो खुद से मैजिक का मैनिफेस्टेशन कैसे करना है वह जान गया और पहले मैजिशियन के रूप में जाना गया। यह सुनकर एम्परर हर्बर्ट का मजाक उड़ाता है और कहता है कि आज के समय में कोई भी ना एकेडमी आए मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हर्बर्ट पर इस बात पर सहमति जताता है और वो भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो कहता है कि वो इसे अपनी आंखों से कंफर्म करने जा रहा है। जिसे सुनकर जो एम्परर है थोड़ी देर के लिए सोचता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर यह सच है तो यान के पास एक खतरनाक एबिलिटी है। जिसके बाद वह प्रिंस को बुलाता है जो कि बाहर खड़ा है और वह प्रिंस से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने उसे इतनी देर तक बाहर खड़ा कराया, जिस पर वह प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं, और वह एम्परर से पूछता है कि आखिर आपने मुझे क्यों बुलाया है। एम्परर कहता है कि क्योंकि प्रिंस को कैसल में रह रहे 5 साल हो गए हैं, इसलिए उसे बाहर जाना चाहिए, उसे थोड़ा सा ग्रास टच करना चाहिए। एम्परर अपने बेटे को कहता है कि वह उसे 300 सोल्जर्स और 3 मैजिशियन दे रहा है और उसे एक लड़का यान पीस को ढूंढने के लिए जाना है। जिसे सुनकर क्राउन पीस कहता है कि बाय द वे ये यान पीस कौन है। जिस पर एम्परर सोचते हुए कहता है कि मतलब तुमने अभी तक उस लड़के के बारे में नहीं सुना, तो चलो कोई बात नहीं, इस बात को भूल जाओ, मैं इस काम को दूसरे प्रिंस को दे देता हूँ। इतना सुनते ही क्राउन पीस कहता है कि नहीं, मैं जाऊँगा, आप वह काम मुझ पर छोड़ सकते हैं। जिसे सुनकर एम्परर कहता है कि तो चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो, और वे क्राउन प्रिंस को तैयारी करने के लिए कहता है क्योंकि मंगरिया टेरिटरी की यात्रा बहुत लंबी होने वाली है। वही एल्बर्ट जो अभी भी कमरे के बाहर खड़ा है, वह मजाक करते हुए कहता है कि उसे भी तैयारी करनी है, को एडवेंचर पसंद नहीं, इसलिए उसे जाकर तैयारी करनी होगी, नहीं तो प्रिंस के लिए 3 मैजिशियन ढूंढना भी बहुत मुश्किल होगा। इतना कहकर वह बाहर चले जाता है और जैसे ही एल्बर्ट कमरे छोड़ता है उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। उसका असिस्टेंट जो उसके साथ है उससे पूछता है कि वह मैजिशियन ढूंढने के लिए टावर वापस जा रहा है। वह एल्बर्ट कहता है कि नहीं, उसे पहले किसी और जगह जाना है। सीन वापस से यान के ऊपर आता है और वो खिड़की के बाहर देखते हुए जैसे कि किसी का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि उसे पता है कि इंपीरियल फैमिली उसके लिए बहुत जल्द आने वाली है। यान कहता है कि मैजिशियन उसकी स्किल के प्रभावित हुआ होगा और तुरंत अपने सुपीरियर को रिपोर्ट किया होगा, और जब करंट एम्परर को इसके बारे में खबर लगेगी तो प्रिंस को वो सोल्जर के साथ भेज देगा। उसे शक है कि एल्बर्ट भी आएगा जो कि आइवरी टावर का मास्टर है और जल्द या देर से इंपीरियल कैसल और
आइवरी टावर के बीच इंटरनल वार होने वाला है। यान इसे पुरानी जिंदगी से जानता है। वो नहीं जानता कि वह किस तरफ मदद करेगा, बस यह जानता है कि वह इस बार किसी से एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहता। जिसके बाद बाहर उसे मैजिशियन मिलता है जो एक मैजिक और पकड़े हुए है। वो कहता है कि एम्परर ने उसे एक इम्पीरियल ऑर्डर दिया है, जिसे सुनकर यान कस्टम फॉलो करता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, जहां वह अपने चेस्ट पर अपना फिस्ट रखता है। जिसके बाद एम्परर का मैसेज यानी मैजिक ऑफ आता है और मैजिशियन उसे सुनाने लगता है कि एम्परर ने यान फिच के दिखाए गए मैजिक एबिलिटीज के बारे में सुना है और उसने क्योंकि एम्पायर में मैजिशियन के रूप में रिकॉर्ड प्राप्त किया है, इसलिए उसका नाम एवरी टावर के रजिस्ट्री में रिकॉर्ड किया जाएगा। एम्परर यान को इंपीरियल कैसल बुलाने के लिए कहता है और वह अपने बड़े बेटे को उसे लाने के लिए भेज रहा है। जब मैसेज पढ़ लिया जाता है, यान खुद को उठाता है, तभी उसके सामने एक नाइट आता है और कहता है कि मेरा नाम सर आर्नोल्ड है और हम तुम्हें मंगरिया विलेज के लॉर्ड के कैसल तक ले जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मुगल टेरिटरी का लॉर्ड मक्स उसके आगमन का इंतजार कर रहा है और वह अपने बच्चों के तरफ देखता है और कहता है कि उन्हें अपने गेस्ट के सामने अपनी बोली का ध्यान रखना होगा। हालांकि वो जवान है, पर वो एक मैजिशियन है और एम्परर उसके रुचि रखते हैं, इसलिए लॉर्ड मक्स अच्छा इम्प्रेशन छोड़ना चाहता है। तभी वहाँ पर यान उसकी माँ और सर आर्नोल्ड के साथ लॉर्ड मार्क्स से मिलने के लिए आता है। लॉर्ड मार्क्स अपने हाथों को यान को देखकर खोल देता है और उनका अपने कैसल में स्वागत करता है। यान अगले कुछ हफ्तों तक कैसल में रहता है, जो कि एक हॉट टॉपिक बन जाता है और मेड्स भी उसके बारे में बातें करती है कि कोई इतना छोटा बच्चा आखिर कैसे अपने हाथों से फायरबॉल बना सकता है। इसके बाद यान को हम ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं, जहां वो अपने मैजिक को प्रैक्टिस कर रहा है और अपना हाथ उठाकर स्पेल करता है फ्रोस्ट नोवा, जिससे पूरा कैसल ग्राउंड आइस में जम जाता है। लेकिन यान इससे खुश नहीं होता और सोचता है कि यह काफ़ी नहीं है। अगर वह अपने दूसरे शरीर में होता तो वो सिर्फ ग्राउंड को ही नहीं बल्कि पूरे कैसल को फ्रीज कर देता। उसकी पावर अभी लिमिटेड है, उसे कुछ चाहिए ताकि वह अपने माना की कमी को पूरा कर सके। तभी वहाँ पर एक बटलर आता है और वह यान से मदद मांगते हुए कहता है कि लॉर्ड मार्कस गायब हो गए हैं। जिस पर यान कहता है कि क्या मतलब कि वह गायब हो गए हैं, जिस पर वो बटलर कहता है कि वो अब तक लौट कर नहीं आए। जब वो गॉब्लिन का शिकार करने गए थे, यान अपनी पुरानी जिंदगी याद करने की कोशिश करता है कि वह कहाँ हो सकता है। वह जानता है कि उसकी मौत का समय अभी तक नहीं आया, क्योंकि लॉर्ड मार्कस की हत्या ग्रीन रिवर के दुश्मनों ने की थी एक युद्ध से पहले, लेकिन इसमें अभी भी काफ़ी टाइम है। उसका बेटा अपने पिता की मौत के बाद मोगन ट्रेड को छोड़ देता है युद्ध से बचने के लिए और बाद में उसे उसके क्राइम के लिए सजाए मौत मिलती है। वहीं यान उस बटलर से कहता है कि वो जाए और मैजिशियन की मदद मांगे, लेकिन वह बटलर यान को बताता है कि जो मैजिशियन यहाँ असाइन थे उन्हें दूसरे मिशन पर भेजा गया है और वह अभी मंगोरी टेरिटरी में नहीं है। जिसे सुनकर यान शौक होते हुए सोचता है कि क्या यह उससे संबंधित है और क्या उसने कुछ किया है जो टाइमलाइन को बदल रहा है। यह खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यान का सबसे पावरफुल वेपन यह है कि वह फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानता है। अगर टाइमलाइन खराब होता है तो वो यह वेपन खो देगा। इसलिए यान उस बटलर से कहता है कि वो उन्हें लॉर्ड मार्कस को ढूंढने में मदद करेगा, क्योंकि अगर लॉर्ड मार्कस मर गया तो इससे टाइमलाइन पूरी तरह से बदल जाएगी। वो तुरंत तैयार होता है और अपना क्लॉक पहनता है, लेकिन तभी उसकी माँ आवाज़ देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम सर चिम के साथ माउंटेन जा रहे हो, लेकिन यह बहुत खतरनाक है क्योंकि तुम अभी भी एक बच्चे हो। यान अपनी माँ को कहता है कि चिंता मत करो, वो बच्चा हो सकता है लेकिन वो अभी एक मैजिशियन है, और वह अपनी माँ से वादा करता है कि वह वापस आएगा। तभी लॉर्ड मार्कस की बेटी भी यान के पास आती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसके भाई और पिता को वापस ले आए। वह कहती है कि वह कुछ भी करेगी अगर वह सफल होता है तो, चाहे वो पैसा हो, ज़मीन हो या नौकरियां हो, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। तभी यान की नज़र उसकी रिंग पर पड़ती है
और वह कहता है कि वो उन्हें वापस लाएगा, उसे उसकी रिंग उधार में चाहिए क्योंकि वो उससे माना महसूस कर रहा है। वो कहता है कि यह रिंग उन्हें ढूंढने में मदद करेगी, इसलिए प्रिंसेस मान जाती है और उसे वह रिंग दे देती है। यान उस रिंग को अपनी उंगली पर पहनता है और विश्वास नहीं कर पाता कि क्योंकि यह रिंग वैसी ही दिखती है जैसे उसे अपनी पुरानी जिंदगी में देखी थी। इसे मंगोरी एक रिंग कहते हैं। यह एक लो आर्टिफैक्ट है जो उस व्यक्ति के माना को बढ़ा देता है जो इसे पहनता है। लगता है कि लॉर्ड मार्कस ने इसे अपनी बेटी को दिया होगा। तभी प्रिंसेस यान को कहती है कि वो इसे वापस चाहती है क्योंकि ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद यान नाइट्स की एक पार्टी बनाता है और लॉर्ड मार्कस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जहां नाइट यान को वहां लेकर जाते हैं जहां उन्होंने मार्कस को ट्रैक किया था। वहां बहुत सारे गॉब्लिन जमीन पर पड़े हुए हैं लेकिन कोई भी इंसान नहीं है। नाइट को शक है कि कोई मॉन्स्टर ने उन्हें पकड़ लिया होगा। तभी यान अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक वुल्फ मॉन्स्टर को समन करता है, जिसे देखकर सभी नाइट हैरान होते हैं। लेकिन जब स्पेशल कास्ट पूरा होता है तो एक प्यारा सा छोटा सा वुल्फ आता है, फ्लफी बॉडी और हिलती हुई टेल के साथ, जिसे देखकर सभी नाइट निराश होते हैं। वही यान कहता है कि मुझे वुल्फ कम पपी ज़्यादा लग रहा है और वे उसे ज़मीन पर पड़े हुए खून को सूंघकर उसके ओनर को ढूंढने का ऑर्डर देता है। फिर बेबी वुल्फ उस ब्लड को सूंघता है और रास्ता दिखाता है, जिस पर यान कहता है कि सभी नाइट्स उस बेबी वुल्फ को फॉलो करें। जिसके बाद सीन लॉर्ड मार्कस पर शिफ्ट होता है जो अभी भी जिंदा है और गोब्लिन को मार रहा है। तभी मार्कस और उसकी पार्टी गोब्लिन के द्वारा घेर लिए जाते हैं और वह हर तरफ से आ रहे हैं, जिसे देखकर मार्कस अपने बेटे को कहता है कि वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करेगा और तुम मौका देखते ही कैसल की तरफ भाग जाना। जब मार्कस और उसका बेटा बात कर रहे होते हैं तभी एक गोब्लिन मार्कस पर हमला कर देता है पीछे से। उसका बेटा आखिरी पल में चीखता है डेड, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गोब्लिन हवा में कूदकर लॉर्ड के सर पर अपना हथियार गिराने ही वाला होता है। तभी अचानक वहां पर एक आवाज़ आती है, फ्रॉस्ट नोवा, और सब गोब्लिन एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। सब लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि क्या हुआ। हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि यान है जिसने उन सभी की जान बचाई है। मार्कस इस सिचुएशन से इतना हैरान है कि वह बेहोश हो जाता है। जब वो फिर जागता है तो वह कैसल में अपनी बेटी के साथ होता है। उसकी बेटी समझती है कि यान ने सबको बचाया है और लॉर्ड मार्कस और उसका बेटा 2 दिन से सो रहे हैं। तभी वह बटलर, जिसका नाम होगर है, कमरे में आता है और देखकर खुश होता है कि लॉर्ड मार्कस जाग गया है। तभी मार्कस पूछता है कि क्या सभी लोग सेफ हैं। वह बताता है कि नहीं, 12 सोल्जर्स अभी तक नहीं लौट पाए। मार्कस इस खबर को सुनकर उदास होता है। वह पूछता है कि यान अब कहाँ पर है क्योंकि वह उससे मिलना चाहता है, जिसे सुनकर होकर तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड में यान से मिलता है और उसे कहता है कि लॉर्ड जाग गए हैं और वो रिसेप्शन हॉल में तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। इसके बाद यान होगर के साथ अंदर चला जाता है जहाँ मार्कस उसका बेटा लवी भी यान को दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें बचाने के लिए वहीं लॉर्ड कहता है कि उसने मार्गरीन के प्रेजेंट और फ्यूचर लीडर को प्रोटेक्ट किया है। सिर्फ यही नहीं, गोब्लिन को हराकर टेरिटरी की रक्षा भी की है। अगर वो इसके लिए यान को कुछ रिपेमेंट नहीं करता है तो वो बेहतर महसूस नहीं करेगा। इसलिए वह इनाम के नाम पर एक टेबल पर रखे बॉक्स की तरफ इशारा करता है। जब यान इसे खोलता है तो उसे उसके अंदर एक मोंगरी अन रिंग मिलती है जो उसने उधार ली थी। मार्कस बताता है कि उसने सुना था कि यान ने पहले इसमें माना महसूस किया था, पर मार्कस ने सोचा यह सिर्फ पुराने परिवार का खजाना है। तभी यान उसे समझाता है कि यह एक रिंग है जो कि पहनने वाले के माना को बढ़ाने की शक्ति देती है और इसने गोब्लिन को हराने में बहुत मदद की थी। जिसे सुनकर लॉर्ड कहता है कि वो इसे एक रिंग को रख सकता है और इसे एक टोकन समझे, एक वादे का टोकन। आपसे मोगन परिवार हमेशा उसका सम्मान करेगा, जैसे एक टर्निंग ऑन गेस्ट यान का यहाँ हमेशा के लिए स्वागत किया जाएगा और वह हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे जब भी उसे मदद की जरूरत होगी। मार्कस और लवी अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं कि वह वादा फ्यूचर जनरेशन तक चलेगा और हजारों साल तक रहेगा, जिसे यान ग्रेटफुल होता है और लॉर्ड से पूछता है कि क्या इस टेरिटरी में कोई अल्केमिस्ट है जो कि एलेक्सर बनाने में स्किल्ड हो। मार्कस बताता है कि लॉयड विलेज में एक अल्केमिस्ट है जिसका नाम रेथियन है। यान ने अपनी पुरानी जिंदगी में रेथियन का नाम कभी नहीं सुना था
और वह उम्मीद करता है कि वह उसके लिए एलिक्सर बना पाए जो कि उसके लिए माना लेवल को कंपनसेट कर सके। इसलिए वो नाइट के छोटे से ग्रुप के साथ निकल पड़ता है लॉर्ड विलेज में रेथियन को ढूंढने के लिए। जब लॉर्ड ने उसे बताया था वह वहां पहुंचता है तो वह देखकर हैरान होता है कि क्योंकि गांव आग में जल रहा था। डाकू जिसके एक आंख पर पीएच है अपने लोगों से कहता है कि बच्चों को ले लो ताकि वो जल्दी से अगले स्थल पर जा सके। एक लड़का जिसका नाम डलगस है एक और चीख मार रहा है अपनी फैमिली के पास जाने के लिए। उसका पिता उसे अपने पास बुलाता है पर वो डाकू उसे जमीन पर धक्का दे देता है और उसे चाकू से मारने के लिए तैयार करता है और कहता है कि वो उसे लड़के की वजह से मार देगा। तभी अचानक से एक बर्फ का टुकड़ा उस डाकू के सीने पर लगता है जिस वजह से जमीन पर गिर जाता है। वहीं बचे हुए बैंड्रेस यह देखकर हैरान होते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी आसमान से और ज्यादा बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं जो कि उन डाकुओं को डर से भाग जाने पर मजबूर कर देते हैं। हमें पता चलता है कि यह बर्फ का स्पेल यान ने किया था जो कि एक नजदीक के क्लिप पर खड़ा हुआ है जो सेशन को देख रहा है। वह कहता है कि उसकी नई रिंग वाकई में मदद कर रही है क्योंकि इसने उसके माना को काफी बढ़ा दिया है। जिसके बाद वो गांव के लोगों के पास जाता है जो उन नागरिकों के लिए शोक मना रहे हैं जो कि अब मारे जा चुके हैं। वही यान ओल्ड अल्केमिस्ट को ढूंढता है जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। तभी वो दूर से किसी को अल्केमिस्ट का नाम बुलाते हुए सुनता है और तुरंत घूमता है देखने के लिए कि वो कौन है। यह डलगस था और लगता है कि उसका पिता रेथियन वही अल्केमिस्ट है जिसके लिए यान यहाँ पर आया है पर वो बहुत ही ज्यादा बुरे हालत में है। तभी यान डलगस से कहता है कि क्या वह रेथियन को देख सकता है और जब वह देखता है कि उसका रंग पीला है और उसके बालों पर सफ़ेद धब्बे हैं तो वो तुरंत जान जाता है कि यह माना पॉइजनिंग है जिसमें किसी व्यक्ति के दिमाग पर एक सर्टेन अमाउंट में माना डाला जाता है जिसे वह व्यक्ति जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसे दर्द होता रहेगा। इसलिए इस पॉइजन को द दंड ऑफ द गॉड भी कहा जाता है। जिसके बाद यान अपने हाथ को अल्केमिस्ट के माथे पर रखता है और उसके ऊपर अपने प्योर माना को डालकर दर्द को थोड़ा कम करने की कोशिश करता है और यह काम कर जाता है। इसके बाद यहाँ जाने के लिए तैयार होता है यह देखकर कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन डलगस उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि उसने अभी क्या किया, क्या उसके पिता ठीक हो जाएंगे। जिस पर यान बोलता है कि उसके पिता के इस कर्ज का इलाज नहीं हो सकता, उसने सिर्फ उन्हें टेम्पररी रिलीफ दी है। आखिर में रेडियो फिर से दर्द महसूस करेगा। यह सुनकर डलगस का दिल टूट जाता है और वो कहता है कि उसे जल्दी से एक लेंडर फ्लावर ढूंढना होगा ताकि वो अपने पिता के लिए एक दवा बना सके। और वो यान को धक्का देकर चला जाता है जिसे देखकर एक आदमी कहता है कि डलगस तुम कहाँ जा रहे हो। इसी पल यान को याद आता है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी में डलगस का नाम सुना था। डलगस पूरे एम्पायर का सबसे आउटस्टैंडिंग अल्केमिस्ट में से एक था जो कि मैजिशियन से नफरत करता था। तभी यान घूमता है और डलगस को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वह अकेला जंगल में नहीं जा सकता क्योंकि वह अभी भी बैंडेड हो सकते हैं। जिस पर डलगस उसका विरोध करता है और कहता है कि अगर वो ये फूल नहीं ढूंढेगा तो उसका पिता मर जाएगा। जब ये देखता है कि डलगस नहीं रुक रहा तो वो उसे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सुला देता है और सोचता है कि वो क्या करे, क्या उसे अभी डलगस को मार देना चाहिए ताकि पॉइजन फ्यूचर में कभी बढ़े ही ना, क्योंकि डलगस ने ही वे पॉइजन बनाया था जिसे यान ने पुरानी जिंदगी में पिया था। लेकिन वो जल्दी ही अपने आप को संभाल लेता है और कहता है कि अगर वो जल्दी करेगा तो टाइमलाइन पूरी तरह से खराब हो सकती है। डलगस के पास एम्पायर की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन एल्केमिस्ट बनने की क्षमता है और यान उसे अपनी तरफ करने के लिए सोचता है, लेकिन अगर वह ऐसा करेगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह फ्यूचर में उसे धोखा नहीं देगा। यह सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर सर आर्नोल्ड आ जाते हैं। आर्नोल्ड डलगस को जमीन पर देखकर हैरान होते हैं। यान कहता है कि ही वाला था। यान सर आर्नोल्ड से कहता है कि वो उसे गांव वापस ले जाए। जिसके बाद यान जंगल की तरफ चला जाता है। फिर सीन वापस से रात के वक्त शिफ्ट होता है जहां रेथ डलगस के पास आता है जो कि अब जाग गया था और अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है।
क्योंकि रेथियन ने एक नाइट से सुना था कि उससे पहले कुछ बेकार करने की कोशिश की है। डलगस उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक फूल ढूंढना चाहता था जो कि रेती हो की मदद कर सके। रेडियो सर झुकाते हुए अपने बेटे से कहता है कि ऐसा कुछ करना बेकार था, जबकि जंगल में अभी भी डाकू मौजूद हो सकते हैं। जैसे सुनकर डलगस गुस्सा हो जाता है, बिस्तर पर उठता है और पूछता है कि वो क्या करेगा। वो इस खास फूल को 1 साल से ढूंढ रहा है बिना किसी सफलता किए। अगर वो इसे नहीं ढूंढते हैं तो रेथियल मर जाएगा। तभी अचानक से उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। दोनों अपने सर को मोड़ते हैं और पूछते हैं कि वहाँ पर कौन है। वही बाहर से एक क्लोक पहना हुआ बंदा कहता है कि उसने सुना कि तुम लोगों को लैंड और फ्लावर ढूंढ रहे हो। जिसे सुनकर रेथियल दरवाजा खोलता है और हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि यान है। यान उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता है। वही डलगस यान को देखकर कहता है कि तुम तो वही हो, उस दिन वाले मेज हो जहां यान टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रख देता है। जिसे देखकर रेथियल पूरी तरह से स्पीचलेस होता है और वो देखता है कि लैंड योर फ्लावर जो कि बर्फ में सील है। यान कहता है कि वो उन्हें फूल दे देगा अगर वो पहले एक सवाल का जवाब देंगे। वो जानता है कि उन्होंने इस फूल के बारे में कैसे सुना, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। रेथियल को यह मजबूरी में बताना ही पड़ता है कि उसने यह अपने पिता की एक किताब में पढ़ा था, इसलिए यह किताब निकालता है और एक स्पेसिफिक पेज पलटकर पढ़ने लगता है। लैंडर फ्लावर एक ऐसा पौधा है जो कि माना को न्यूट्रलाइज कर सकता है और सिर्फ नॉर्स की देखो में ही यह मिलता है। इसमें 12 गहरे बैंगनी कलर के पंखुड़ी होती हैं और इसकी पत्तियां और तने बहुत ही जहरीली हैं। थियो समझता है कि उसका पिता भी अल्केमी की रिसर्च करता था और यह उसके परिवार का व्यवसाय है। जिस पर यान कहता है कि इसका मतलब तुम्हें भी पता होगा, ये उन जादूगरों के लिए बहुत ही खतरनाक जहर है जो कि काम करता है, जिसके पास माना हार्ट और माना ब्रेन दोनों हो। लेकिन थियो इस पर इंसिस्ट करता है और कहता है कि उसका परिवार कभी भी ऐसा इलेक्शन नहीं बनाएगा जो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। वो कभी भी मैजिशियन को जहर नहीं देगा और वो इस पर अपने परिवार की इज्जत की कसम खाता है। वही एल्केमी का शुक्र अदा करता है। उसके सवालों का जवाब देने के लिए डलगस की तरफ देखता है जो कि इस बार पर थोड़ा नर्वस लग रहा था। जिसके बाद यान उस फूल को उठाता है और बर्फ को पिघला देता है वो। लेकिन जब बर्फ पिघल जाती है तो थियो से माफी मांगता है क्योंकि वह फूल सूख जाता है। यान बताता है कि वह इसे सही हार्वेस्ट नहीं कर पाया, जिसे देखकर रेथियल कहता है कि इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। जिस पर यान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यह बस दिखाना चाहता हूँ कि मैं कभी भी उस लैंडर फ्लावर को फाइंड कर सकता हूँ। और वह रेथियल के सामने डे रखता है कि वो मैजिक का इस्तेमाल करके उसके दर्द को कम करेगा जब तक वह फूल हार्वेस्ट करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेता। लेकिन इसके बदले रेथियल को उसके साथ कैपिटल चलना होगा, जहां पर यान चाहता है कि वो एक स्पेशल एग्जर बनाए जो कि उसके माना की कमी को दूर करे और जब उसकी माँ बीमार हो जाए तो उसके लिए एक दवा भी बनाए। जिसे सुनकर थियो कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि क्या वो किसी और से यह काम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो एल्केमी में इतना अच्छा नहीं है। लेकिन यान इस बात पर इंसिस्ट करता है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कि उसके तरफ हो और कस्टम एलेक्सर बना सके। जिस पर रेथियल यान से कहता है कि वह उसे सोचने के लिए थोड़ा समय दे सकता है। यह सुनकर यान कहता है कि ऑफकोर्स तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि यान कैपिटल वापस जाने के लिए तैयार हो रहा है। एक नाइट उसे मिलता है और कहता है कि सभी तैयारी पूरी हो चुकी है और वह अब निकलने के लिए तैयार है। जिसे सुनकर यान उदासी से सर झुकाता है और रेथियल के घर की तरफ देखते हुए सोचता है कि उसे अभी तक थियो से कोई जवाब नहीं मिला और वो सोचता है कि इसका मतलब यह है कि वो आप नहीं जाएगा। और जैसे ही वह जाने वाला होता है तभी उस घर से दरवाजा खुलता है और रेथियल और डलगस बाहर आते हैं। उन्होंने अपना फैसला ले लिया था कि वो यान के साथ चलेंगे क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्हें ट्राई करना होगा। वही डलगस यान की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वह वाकई में उसके पिता के कर्ज के ठीक कर सकता है। जिसे सुनकर यान मुस्कुराता है और प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा करेगा। जिसे सुनकर डलगस मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या फिर मैं आपको कैप्टन बुला सकता हूँ। जिस पर यान मान जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या वे खतरनाक डलगस अपने बचपन में ऐसा ही था। तभी वहाँ एक नाइट आता है और कहता है कि उन्हें तुरंत लौट के
कैसल वापस जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी हाल ही में पता चला है कि क्राउन प्रिंस हाइड नदी पार कर चुके हैं और वे जल्द ही मंगरिया टेरिटरी पहुंचने वाले हैं। यह सुनकर यान हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी वहां पर है, और उन्होंने सिर्फ अभी ही उनसे संपर्क किया था। वो नाइट से कहता है कि अगर वो टाइम पर वापस जाना चाहते हैं तो उसे मुझे यह घोड़ा उधार देना होगा, और वह घोड़े के पास जाकर उस पर अपना मैजिक स्पेल यूज करता है, जिससे वह घोड़ा पूरी तरह से यान का पालतू बन जाता है। यह देखकर रेथियल और नाइट पूरी तरह से हैरान होते हैं। वही यान घोड़े पर बैठकर सीधा टेरिटरी की तरफ बढ़ जाता है। फिर सीन प्रिंस पर शिफ्ट होता है, जो कि एक सफ़ेद कैरियज में है। कैरियज के अंदर प्रिंस हाइडल कुछ सोचता है। वो अपने पिता की बात याद करता है कि जब वह निकल रहा था तो उसके पिता ने उसे बताया था कि प्रिंस और टावर मास्टर एक साथ नज़दीक हो रहे हैं गद्दी के लिए। टावर मास्टर का काफ़ी प्रभाव है कि वो किस तरफ खड़े होते हैं, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। एम्परर हाइडर से कहता है कि अगर वह अपनी पोजीशन को अपने भाई से खोना नहीं चाहता तो उसे कुछ भी करके यान को उसकी तरफ लाना होगा। हाइडर के कैरियज में यह बात याद कर रहा था, स्ट्रेस्ड हो जाता है। वो गुस्सा होता है कि आइवरी टावर के मैजिशियन उसको थ्रोन के लिए सपोर्ट नहीं करते और उसके भाई रेगनर को उसकी जगह लेने की इच्छा रखते हैं। इसलिए हाइडन खुद से कहता है कि जब वह आखिर में एम्परर बनेगा तो वो उन सभी अननोइंग मैजिशियन को आइवरी टावर से हटा देगा। तभी हमें सेकंड इंपीरियल नाइट कैप्टन ओलिवर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि यूर मैजेस्टी, मुझे पता है कि हमें थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन हमें मोमेंट फैसिलिटी को यह बता देना होगा कि हम कहां पर हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हाइडर ने लॉर्ड मार्कस को यह नहीं बताया कि वह कब आने वाले हैं। इसके बाद हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां जानबूझकर हाइडन हार्ट न्यूज़ पर हमारे आगमन की तैयारी करेंगे। जिसके बाद हमें वापस से मोगन टेरिटरी में लॉर्ड मार्कस को दिखाया जाता है, जो कि बहुत पैनिक हैं। मार्कस अपनी मेट से कहता है कि सुनिश्चित करें कि यहाँ पर डस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा भी ना हो। ये कैसल प्रिंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी आ रहे हैं, इसलिए उसके पास तैयारी करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। तभी वह बटलर होकर आकर बताता है कि उसकी पार्टी का ज़्यादातर हिस्सा यहाँ आ गया है और प्रिंस ज़्यादा दूर नहीं है। जिसे सुनकर लॉर्ड मार्कस पूछता है कि क्या यान आ चुका है, जिस पर होकर कहता है कि नहीं, वो अभी तक यान को ढूंढने में सफल है। वही ज़्यादा देर नहीं होती हार्डन का कैरियज आ जाता है, जिसे अनेक घोड़े और नाइट्स लीड कर रहे हैं। फिर हार्डन बहुत ही शान से कैरियज से नीचे उतरता है। वही मार्कस अब भी बहुत नर्वस दिख रहा है, क्योंकि यान अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा, लेकिन खुशकिस्मती से यह घोड़ा आखिर पल पर वहाँ आता है जहाँ यान उसकी पीठ पर सोए हुए है। वो अपना सर उठाता है और सबसे माफ़ी मांगता है कि वो लेट हो गया। यान घोड़े से उतरता है और आगे बढ़कर मार्कस के साथ प्रिंस का स्वागत करता है, जहां हाइडल उस पर नज़र डालता है और पूछता है कि क्या यह वही बच्चा मैजिशियन है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। वही यान की नज़र हाइडन के साथ खड़े हुए साथियों पर पड़ती है और वो एक लड़की को देखकर कहता है कि यह तो सिसिलिया है, जो कि कोल्ड वूज एम्पायर की एक स्पाई है। फिर हमें मोंगरी एक कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहां कैप्टन ओलिवर हाइडर से कहते हैं कि यह योर हाइनेस आपको ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। जिसे सुनकर हाइडर थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुए कहता है यहाँ सिर्फ वही वाइन ही है जो उसे अच्छी लग रही हैं, बाकी सब बेकार है और यान को भी पसंद नहीं करता। जिसे सुनकर ओलिवर बस चुप रहता है। वही कैसल के किसी और हिस्से में सिसिलिया, जो कि कोल्ड वूज एम्पायर की स्पाई है, उसे यह कंफर्म करने का ऑर्डर मिला है कि यान के बारे में जो अफवाहें हैं वो सच है या फिर नहीं। अगर यह सच है तो उसे यान और उसकी मां को जिंदा पकड़ कोल्ड वूज एम्पायर वापस ले जाना है, जिसके लिए वो यान को आसपास देखती है पर उसे वो कहीं नहीं दिखता और फाइनली वो यान को ट्रेनिंग ग्राउंड पर पाती है। ये रात का वक्त है और यान अभी भी वहाँ पर है। सिसिलिया अपने आप से मुस्कुराती है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए उस पर अपनी मैजिक मिसाइल से हमला करती है, जिसे यान तुरंत ही एक शील्ड बनाकर रोक देता है।
और सिसिलिया से पूछता है कि कौन हो तुम, जिसे सुनकर सिसिलिया मुस्कुराती है और कहती है कि वह बस उसके जूनियर के साथ मजाक कर रही थी। लेकिन यान सीरियस हो जाता है और उसे उसके पूरे नाम से बुलाता है, सिसिलिया कोल्ड वॉचर, जिसे सुनकर सिसिलिया पूरी तरह से हैरान होती है और वो यान से पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे जाना, जिस पर यान कहता है कि ऑफ कोर्स उसे सब कुछ पता है। और वो अपने मन में सोचता है कि क्योंकि वह अपनी पुरानी जिंदगी में कोल्ड वॉचर स्पाई को खत्म करने वाला था, वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उस जासूसों के नाम बताने लगता है जो कि कैसल में मौजूद हैं। सिसिलिया हैरान होकर उससे हल्का सा पीछे होती है और सोचती है कि यान पागल है। वो डेफिनेटली यह एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि यान सब कुछ जानता होगा, लेकिन धीरे धीरे वह समझती है कि यान सिर्फ एक बच्चा है जबकि वह एक ज्यादा पुरानी मैजिशियन है। इसलिए वह मुस्कुराती है और यान पर एक फायर अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार होती है और उस पर एक जोरदार हमला करती है और सोचती है कि यान मर गया होगा। तभी वे यह देखकर हैरान होती है कि यान अभी तक जिंदा है और वे अपना मैजिक अटैक चार्ज कर रहा है। सिसिलिया आसमान की तरफ देखती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि यान ने चांद को एक बंच ऑफ आइस क्रिस्टल से ढक देता है जो कि गिरने वाला है। यान सिसिलिया से कहता है कि उसने पहले ही यह सब प्रेडिक्ट कर लिया था कि तुम उसे ढूंढोगी, इसलिए वह ट्रेनिंग ग्राउंड पर बस उसका इंतजार कर रहा था। फिर वह अपने हाथ उठाता है और आइस क्रिस्टल को बुलेट की तरह आगे भेजता है, जिससे बचने के लिए सिसिलिया एक शील्ड बना लेती है। लेकिन उसकी शील्ड ज़्यादा देर तक काम नहीं करती और वह ब्रेक होने लगती है। वही यान सिर्फ आइस क्रिस्टल के साथ रुकता नहीं, वो अपने हाथ में एक बड़ा सा फायर बॉल समन करता है और उसे सिसिलिया की तरफ पुश करता है, जिसे देखकर सिसिलिया कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर मारी जाऊंगी, और वो अपनी शील्ड को छोड़कर वहाँ से भागने लगती है। तभी यान फायर बॉल से वह ब्लास्ट होता है जिसे वह जमीन पर गिर जाती है। यान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि वो उसे एक्सपोज करने वाला है कि वो एक स्पाई है, जिसे सुनकर सिसिलिया मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हारे पास प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है और लोग एक बच्चे पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी यान कहता है कि उसके पास गोल्ड वॉचर स्पाई सॉफ्टवेयर है जो शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा, और ज्यादा देर नहीं लगती कि नाइट कैप्टन ओलिवर आ जाता है और वह पूछते हैं कि क्या हुआ। वही दूसरे लोग सिसिलिया को घायल देख उसके पास चले जाते हैं। यान बोलता है कि यह सब उसने किया है और वह दावा करता है कि उसने सिसिलिया को किसी मास्क पहनने वाले बंदे से बातें करते हुए देखा था, और जब सिसिलिया ने उसे पकड़ लिया तो उसने उसे मारने की कोशिश की ताकि वह चुप हो जाए। ओलिवर के लिए यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि यान दावा करता है कि उसके पास प्रूफ है, और वो कहता है कि सिसिलिया के शरीर पर एक स्पेशल मार्किंग है जो कि सभी कोल्ड वॉचर स्पाइस के पास होती हैं कि सिसिलिया के शरीर को मार्किंग के लिए चेक किया जाए। दो आदमी उसके सामने खड़े होते हैं, कहते हैं कि ठीक नहीं होगा, लेकिन ओलिवर अपनी तलवार निकालता है और कुछ नाइट गर्ल्स को बुलाते हैं ताकि वह सिसिलिया को सच कर सके, जिसे देखकर सभी लोग उसकी बात मानते हैं और अब कोई बहस नहीं होती। सच के बाद नाइट्स ओलिवर को कहती हैं कि उन्होंने उसके शरीर पर कोई भी मार्किंग नहीं ढूंढी, जिसके बाद नाइट कैप्टन ओलिवर यान की तरफ देखता है यह जानने के लिए क्या वो झूठ बोल रहा था, लेकिन यान उसे भरोसा दिलाता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा। इसलिए वह सिसिलिया की तरफ आगे बढ़ता है और अपना हाथ उसकी पीठ पर रख कर एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है, जिसे उसकी सारी उंगलियां से एक नीली रोशनी निकलती है और वो मार्किंग जो वो बात कर रहा था सिसिलिया की गर्दन के पीछे दिखाई देती है। ये एक सर्कल है जिसमें एक ट्रायंगल है और अजीब से सिंबल्स हैं। सिसिलिया को भी यह नहीं पता था कि उसके पास एक मार्क है, और यान अपने आप से मुस्कुराता है क्योंकि उसने सील के बारे में अपनी पुरानी जिंदगी में एक एडमिनिस्ट्रेशन से इंट्रोगेशन करने के बाद जाना था कि कोल्ड वॉचर को जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है तब उनकी बॉडी पर मार्किंग की जाती है और उन्हें खुद भी यह इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। वही दूसरी तरफ ओलिवर और दूसरे नाइट ये देख कर हैरान है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह मार्किंग का क्या मतलब है और उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसलिए करंट सिचुएशन को देखते हुए वो सोचता है कि पहले सिसिलिया की चोटों का इलाज करना बेहतर होगा और फिर बाद में उसे इंट्रोगेट, जिसके बाद वो मैजिशियन से कहता है कि वो एक मानव प्रिजन तैयार करे ताकि वो इस वक्त भाग ना सके। फिर कैप्टन ओलिवर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ यान की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि अगर आज जो तुमने कहा है वो सच है तो उसे तुरंत अपने महाराज को रिपोर्ट करना होगा, और वो सीधा
प्रिंस हार्डन के पास चला जाता है और उसे बताता है कि आखिर कैसे यान ने सिसिलिया यानी एक थर्ड क्लास मैजिशियन को हरा दिया। यह सुनकर हार्डन बहुत प्रभावित होता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि एक बच्चा इतना स्ट्रांग होगा और वो ओलिवर से पूछता है कि यान के बारे में उसका क्या विचार है, जिस पर ओलिवर कहता है कि लगता है कि उसकी स्किल के बारे में जो अफवाह है वो सच है, लेकिन जिस तरह से वो बोलता है और बिहेव करता है वो एक बच्चे के लिए बिल्कुल ही अनयूजुअल है। जिसे सुनकर प्रिंस हार्डन ओलिवर को ऑर्डर देता है कि वो यान से मिलना चाहता है। जिसके बाद हमें यान को दिखाया जाता है जो कि हार्डन के सामने सर झुकाता है और रिस्पेक्ट के साथ स्प्रिंग का स्वागत करता है, जिसे देखकर हार्डन कहता है कि मैंने सुना है कि आइवरी टावर से भेजे गए मैजिशियन में से एक कोल्ड वुड स्पाई है और तुमने उसे एक्सपोज करके उसे फाइट में हराया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। और वो यान से पूछते हैं कि क्या उसे कोई खास चीज चाहिए। ये सुनकर यान थोड़ा सा सस्पिशियस होकर शायद मेरी रियल इंटेंशन जानना चाहता है, इसलिए यान ऊपर से देखता है और कहता है कि अगर प्रिंस को इससे कोई समस्या न हो तो वो इंपीरियल कैसल के रास्ते पर ओल्ड आइवरी टावर को देखना चाहता है। हाइडर ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और सोचता है कि यह बच्चा आखिर क्यों उस ओल्ड आइवरी टावर को इनाम के रूप में देखना चाहता है। वह देखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। जिस पर यान कहता है कि यह एक ऐसी जगह है जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना है और वह हमेशा वहां जाना चाहता था। जिसे सुनकर प्रिंस इस बात से सहमत हो जाता है। वही यान अपने आप से मुस्कुराता है और सोचता है कि लगता है मैं इस बार उसे बहुत ही जल्दी पा लूंगा। ओल्ड आइवरी टावर के रूप में के टीप बेसमेंट में एक आइटम है जिसे ड्रैगन टग बुक कहते हैं। बुक में ड्रैगन की भाषा में उसकी पुरानी जिंदगी में टाइम मैजिक के रिसर्च के बारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। यह एक ऐसी किताब है जो कि टाइम मैजिक की एक्सेस के रिकॉर्ड रखती है। पिछली जिंदगी में उसने इसे अपने मरने से कुछ साल पहले ही पाया था, इसलिए वह किताब के सिर्फ एक छोटे से भाग को ही समझ पाया था और वह सोचता है कि अगर वो इस किताब को इस छोटी सी उम्र में पढ़ता है तो वो कितना समझ पाएगा। जिसके बाद फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग एम्परर के इंपीरियल कैसल की तरह अपना सफर शुरू करते हैं। वही यान की माँ वेनेसा बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि यह उसका पहली बार है जब वह मंगरिया विलेज से इतना दूर ट्रैवल कर रही है, जहां रेथियन फ्लर्ट करते हुए कहता है कि वह वेनेसा का गार्ड और गाइड बनेगा जब वो कैपिटल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसने कैपिटल में काफी समय तक काम किया है। यह सुनकर वेनेसा ब्लश करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है इतना दयालु होने के लिए, जिसे देखकर यान थोड़ा चुप हो जाता है और सोचता है कि यह आदमी उसकी माँ से फ्लर्ट क्यों कर रहा है। लेकिन तभी उसे नाइट के वाइस कैप्टन पॉल द्वारा बताया जाता है कि वे लोग ओल्ड आइवरी टावर के पास पहुंच गए हैं और वो यहाँ 2 दिन तक रहने वाले हैं। इसी दौरान यान जब चाहे टावर को एक्सप्लोर कर सकता है और पॉल सबको एक विलेज के पास ले जाता है ताकि उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए सुकून मिल सके, जहां कॉमनर प्रिंस का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें यहाँ देखकर बहुत इज्जत महसूस कर रहे हैं। वहीं हाइडल उनसे उनके दयालुपन का शुक्रिया अदा करता है, जहां यान ये देखकर हैरान होता है कि प्रिंस कॉमनर के साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है। वही जब उसने अपनी पुरानी जिंदगी में इससे मिला था तो हाइडन हमेशा उसका स्वागत दुश्मनी भरे अंदाज में करता था। यह शायद इसलिए था क्योंकि यान हमेशा उसके भाई प्रिंस रेगनर के साथ होता था, जबकि जिंदगी में हार्डन मुझे ब्राइट स्माइल के साथ दिखाई देता है, कॉमनर के साथ बात करते हुए जो नोबल या रॉयल्टी नहीं है, जिसे देखकर यान समझ जाता है कि आखिर क्यों करंट एम्परर इतना पसंद करता है इसे। तभी डलगस यान को बुलाता है यह जानने के लिए कि वो ओल्ड आइवरी टावर में कब जाने वाले हैं, क्योंकि डलगस भी उसके साथ जाना चाहता है। जिसे सुनकर यान सोचता है कि अगर वो डलगस के साथ बेसमेंट में जाएगा तो शायद वह बुक ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए वह कहता है कि वे कल सुबह जाएंगे। जिसे सुनकर डलगस अंदर जाने के लिए सुपर एक्साइटेड होता है। वही रेथियन और वेनेसा दूर से उन्हें देखकर खुश होते हैं कि उनके बच्चे आपस में मिल रहे हैं। रेथियल वेनेसा से पूछते हैं कि क्या इयान हमेशा से इतना ज्यादा मेच्योर था, क्योंकि वह दूसरे 12 साल के बच्चों की तरह नहीं है। जिस पर वेनेसा बताती है कि वह जल्द ही मेच्योर हो गया था क्योंकि वह अपने मरे हुए पिता को बहुत याद करता था। हालांकि कहती लेकिन वेनेसा देख सकती है कि वो अपने परिवार में अपने पिता की कमी को
पूरा करने की कोशिश कर रहा है। उसका पिता उसकी तरह मैजिशियन नहीं था, वह बस एक आम आदमी था जिसका नाम प्राण था और यान के जन्म से पहले वो एक दिन काम पर गया और अचानक से गायब हो गया, जिसे सुनकर थियो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन वेनेसा कहती है कि कोई बात नहीं और वो सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि कल एक बिजी दिन होने वाला है। फिर हमें थोड़ा फास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ यान अपनी पुरानी जिंदगी में हवा और तारों का पीछा करते हुए यात्रा करता था। वार खत्म हो चुकी थी और उसने आइवरी टावर और एम्परर को छोड़ दिया था। उसने अपने दिन बिना किसी डेस्टिनेशन के बिताए हैं। इसी वजह से वह ओल्ड आइवरी टावर और बेसमेंट की बुक तक पहुंचा। वो सोचता है कि क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर कुछ और, लेकिन प्रेजेंट में वह अभी वहीं खड़ा है पर अपने बचपन के शरीर में आइवरी टावर वैसा ही दिख रहा है जैसे उसने अपनी पुरानी जिंदगी में 30 साल पहले देखा था। 300 साल पहले यह आइवरी टावर के मैजिशियन और ड्रैगन के डिसेंडेंट्स के बीच युद्ध हुआ था। ड्रैगन के डिसेंडेंट को ड्रैगोनियन कहते हैं और उनका ब्लैक मैजिशियन बहुत स्ट्रांग था और ऐसा लग रहा था कि वो एम्पायर को हरा देंगे। तभी एक स्किल्ड मैजिशियन और उस समय का प्रिंस जिनका नाम मिशेल था, उसने आइवरी टावर को लीड किया। उन्होंने ड्रैगोनियंस को एक्टिवली सरपास किया और ड्रैगोनियंस को एनिलेट कर दिया। एम्पायर के अंदर शांति को सुरक्षित रखा। युद्ध के बाद मिशेल ने एम्परर बनने से मना कर दिया, बल्कि उसके बजाय वह आइवरी टावर का मास्टर बन गया। उसने करंट कैपिटल में नया आइवरी टावर बनाया और यह टावर पुराना और खंडहर हो गया, लेकिन लोगों ने इस जगह में कदम रखने की परवाह तक नहीं की और यह खुद खराब हो गया। प्रेजेंट में यान आइवरी टावर में एक स्पेसिफिक जगह ढूंढता है जो उसने अपनी पुरानी जिंदगी में याद किया था। जब वो इसे ढूंढ लेता है तो वो एक मैजिक कास्ट करते हुए एक सीक्रेट डोर खोलता है जहां बिल्कुल अंधेरा है और नीचे की तरफ एक लंबी सीढ़ी गई है जिसे वो फॉलो करते हुए नीचे पहुंचता है और नीचे पहुंचने पर यान अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए रूम को रोशन करता है जहां उसके सामने एक गारगोयल स्टैचू खड़ा है जिसके पंख खुले हैं और दांत तेज है। यान ने जब पहली बार इस गारगोयल स्टैचू को देखा था तो वह हैरान हुआ था, लेकिन इस बार वह सरप्राइज नहीं था। तभी अचानक से वह गारगोयल जिंदा हो जाता है और एक जोरदार चीख मारता है करके एक पानी का बॉल समन करता है और उसे गारगोयल पर पुश करता है जो सीधा जाकर उसे चेस्ट पर लगता है, जिससे वो गारगोयल सीधा जाकर एक दीवार में टकराता है। लेकिन गारगोयल को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर यान सोचता है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी में इसे एक सांस में उड़ा दिया था, लेकिन अभी की करंट एबिलिटी के साथ उसे और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना होगा। वही गारगोयल फिर से यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर यान आज इस स्पीयर को जमीन से शूट करता है और गारगोयल के पत्थर की बॉडी में छेद कर देता है, जिसके बाद वो लाइटनिंग अटैक का यूज करते हुए गारगोयल को राख में बदल देता है। तभी यान के दाहिने हाथ की तरफ एक सीक्रेट रास्ता खुलता है जिसे उसने पहले से ही एक्सपेक्ट किया था और वो इस होल में कूदता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सेफ्टी से नीचे लैंड करता है और फाइनली वह चीज उसके आंखों के सामने है जिसके लिए वह यहाँ पर आया था। ड्रैगन टग बुक एक पास के सरफेस पर रखी हुई थी जिसमें एक रोशनी पर गिर रही थी। यान ने ड्रैगन टंग बुक को उसके ज्यादा जल्दी पा लिया जैसा उसने सोचा था। उसे नहीं पता था कि यह यहाँ कैसे आई, क्या यह ड्रैगन का काम है या सबसे पहले मैजिशियन का, लेकिन यह जरूरी नहीं है क्योंकि अब ये उसकी है। वो बुक को अपने हाथ में उठाता है जो कि ड्रैगन टंग में लिखी गई थी, जिसे वो अपनी पुरानी जिंदगी में पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अगर वो इस जिंदगी में ऐसा समझ पाता है तो उसके पास पावर की कोई सीमा नहीं होगी, लेकिन जब वो बुक को खोलता है तो वो हैरान होता है कि इसके सारे पेज खाली हैं। वो इससे घबराहट के पलटने लगता है और सोचता है कि यह क्या हो गया। इसके बाद वह समझता है कि शायद पेजेस इसलिए खाली हैं क्योंकि उसने अपनी पुरानी जिंदगी में इस बुक को काफी इस्तेमाल कर लिया था। शायद टाइम में वापस आने के कारण इसमें जो कुछ भी लिखा था वो मिटा दिया गया है। यान बुक को निराशा से बंद कर देता है। वो अभी भी इस बुक में लिखे गए कुछ मैजिक को याद करता है और उनसे कुछ को दोहराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि क्योंकि वह अपनी आवाज नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि ड्रैगन टंग को ऐसी भाषा नहीं है जो सीधे सीधे बोल सकते हैं। यह एक भाषा है जो मैजिक से रूटेड है और इसे बोलने के लिए स्ट्रॉन्ग मैजिक की जरूरत होती है। यान ड्रैगन बुक की तरह देखता है, गहरी सोच में चला जाता है, जिसका मतलब यह है कि इस बुक में
टाइम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और इसका मतलब यह है कि वह फिर से पास्ट में नहीं जा सकता, जबकि उसने सोचा था कि वो पास्ट में बार बार वापस जा सकता है और दोबारा से कोशिश कर सकता है, लेकिन यह सब सच नहीं है। उसे जो दूसरी जिंदगी मिली है वो उसका आखिरी मौका है, इसलिए उसे इसे सीरियसली लेना होगा। जिसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं और यान अपने सफर को कैपिटल में एम्परर से मिलने के लिए कंप्लीट करता है। वो अपने कैरियज के खिड़की से बाहर देखता है कि उसके आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो कि पत्थर से बनी हुई है, जहाँ बहुत सारे सिटीजन्स है जो कि बहुत खुश देखते हैं। वो उस कैरियज की तरफ देखता है जिसमें वो सफर कर रहा है और पीछे एक केज है। इस केज के अंदर सिसिलिया है, जिसे देखकर यान सोचता है कि उसे एक सुनिश्चित करना होगा कि वह भाग न जाए, वरना वो कोल्ड वॉर एम्पायर वापस जाकर बताएगी कि यान उसके सीक्रेट के बारे में सब कुछ जानता है, जो कि यान के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। वही पार्टी कैपिटल की तरफ चल रही होती है, लेकिन तभी उन्हें टावर मास्टर हर्बर्ट के द्वारा रोक दिया जाता है, जिसे देखकर ओलिवर अपने घोड़े से उतरता है और हर्बर्ट से कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं टावर मास्टर, क्या आपको नहीं पता कि ये महाराज की गाड़ी है। जिसे सुनकर टावर मास्टर ओलिवर को समझाता है कि उसके पास एक सीधा ऑर्डर है, जो कि यह कहता है कि अब वो सिसिलिया की जांच से जुड़ी सारी चीजों का प्रभावी है। ओलिवर को यह थोड़ा सा सस्पिशियस का ऑर्डर लगता है, यह उसे कैसे हासिल कर सकता है जबकि सिसिलिया अभी तक कैपिटल में पहुंची भी नहीं है। हर्बर्ट अपने हाथों को ओलिवर के कंधे पर रखता है और कहता है कि सभी गद्दारों से जल्दी निपटारा होगा और आइवरी टावर इस इंट्रोगेशन को संभाल लेगा। ओलिवर को यह पता है कि इसमें कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह डायरेक्ट ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने लोगों से कहता है कि वो क्रिमिनल सिसिलिया को टावर मास्टर हर्बर्ट को दे दे। जब हर्बर्ट क्रिमिनल शब्द सुनता है तो वह सीरियस घूमता है और कहता है कि उसने अभी तक गद्दार होने का सबूत नहीं दिया, इसलिए उसे एक रेगुलर मैजिशियन की तरह ट्रीट करना चाहिए। वहीं बाकी नाइट्स भी ये सिचुएशन से खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें सिसिलिया को पकड़ने में हार्ड वर्क किया था और जब अब आइवरी टावर के मैजिशियन बस उसे ले जा रहे हैं, वही यान भी इस नज़ारे को देखता है और समझता है कि क्या हो रहा है। वो जानता है कि आइवरी टावर उसे सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो एक मैजिशियन है, बल्कि वो नहीं चाहता कि नाइट्स उनके लोगों को इंट्रोगेट वो करे। वो जानता है कि बस सिसिलिया हर्बर्ट को सबसे गहरे प्रिजन में लॉक कर देगा, जहाँ से भागना बहुत मुश्किल है। कैरेज के बाहर देखता है और वो अपनी माँ के साथ बिना किसी चिंता के सिसिलिया ले जाई जा रही है। तभी कोई यान के पास आकर कहता है कि उन्हें इंपीरियल पैलेस जाने से पहले एक और जगह जाना है और वो लोग वहाँ जाते हैं, जो कि एक बड़ा सा रिगल मेंशन है जिसके बीच एक बड़ा सा पानी का फाउंटेन है। यान इस मेंशन को देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि अपनी पुरानी जिंदगी में इसे उसे प्रिंस रेगनर ने एक गिफ्ट दिया था, लेकिन इस बार ये प्रिंस हार्डन है जो इसे हैंड ओवर कर रहा है। वो यान से कहता है कि एम्परर ने खास तौर पर उसे यह मेंशन देने की व्यवस्था की थी जहां वो रुकने वाले हैं। इसके लिए यान बहुत ग्रेटफुल होता है और अपने सर को झुकाकर यह हार्डनेस का शुक्रिया करता है उनके दयालुपन के लिए। उसने अपनी पुरानी जिंदगी में 26 साल की उम्र में इस मेंशन को पाया था, लेकिन इस बार उसने इस मेंशन को बहुत ही जल्दी पा लिया जबकि वह एक बच्चा है। हार्डन यान से कहता है कि उसका परिवार अब इस मेंशन में रुक सकता है, लेकिन अब इस दोनों को इंपीरियल पैलेस में एम्परर से मिलने के लिए जाना होगा। यान यह बात समझता है, लेकिन पूछता है कि क्या वह पहले अपनी माँ को अपने नए मेंशन में वो दिखाने के लिए जा सकता है। इस पर जो हार्डन हो राजी हो जाता है। यान अपनी माँ को अंदर ले जाता है जहाँ वह कुछ भी देखती है उसे देखकर पूरी तरह से हैरान होती है। वो और भी ज्यादा हैरान होती है जब यान उसे बताता है कि यह अब उनका नया घर है। चाहे वो अपनी पुरानी जिंदगी में जितना भी बड़ा मैजिशियन रहा हो उसे वापस जिंदा नहीं ला जा सकता, लेकिन अब जब उसकी माँ जिंदा है तो चीजें थोड़ी अलग है। वो सब कुछ करेगा जो वो पहले करना चाहता था। वेनेसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करती और वह कहती है कि यह जगह कितनी बड़ी है कि उसे नहीं पता कि वह कैसे इसे साफ करेगी, जिसे सुनकर यान बताता है कि वो कोई घर का काम नहीं करने वाली है, वो यहाँ सिर्फ आराम से रहेगी। उसे साफ सफाई के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें इंपीरियल पैलेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा है और रेड बैनर्स कई जगह पर लटके हुए हैं और सब कुछ परफेक्टली सिमेट्रिकल है। जहां यान नर्वस है क्योंकि उसने अपनी पुरानी जिंदगी में कभी भी करंट एम्परर से मुलाकात नहीं की थी, क्योंकि जब वो मैजिशियन बना था और मैजिक एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ था तब तक एम्परर ऑलरेडी मर चुका था। उसे बताया गया था कि एम्परर एक आउटस्टैंडिंग जजमेंट
करते हैं और विजडम वाला आदमी था, इसलिए यान उसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है। तभी पैलेस के अंदर चलते हुए वो कंट्री यार्ड में एक जाने पहचाने रूम को देखता है और उसे याद आता है कि यह 5th प्रिंस रेगनर का रूम है। वो एक रखेल का बेटा था और उसका रूप एम्परर से मिलता जुलता था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। वो कोल्ड ब्लडेड और मर्सीलेस था। रेगनर यान का पुराना दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन था। जिसके बाद यान आगे की तरफ चलता रहता है और सोचता है कि जब वो रेगनर से फिर से मिलेगा तो क्या करेगा, और वो फाइनली एम्परर के रूम पर पहुंचता है, जहां गार्ड दरवाजे की तरफ इशारा करता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है, जहां किंग इसका इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और जब यान अंदर जाता है तो वो तुरंत जमीन पर घुटने के बल गिरता है और उन्हें ग्रीट करता है, जिसे देखकर एम्परर उसे कहता है कि इतना कोशिश मत करो और उठ जाओ। वो कहता है कि यान ने इतने कम समय में बहुत कुछ हासिल किया है, इसलिए उसे इतना मैनर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वहीं बाजू में प्रिंस हार्डन भी होते हैं जो कि यान को देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाते हैं, जिसे देखकर यान नर्वस होता है। वही एम्परर पूछते हैं कि क्या यान अपने नए मेंशन में खुश है, जिस पर यान जवाब देता है कि हाँ, और उसने यह नहीं सोचा था कि उसे इतना लग्जरियस मेंशन दिया जाएगा। जिसके बाद एम्परर पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है और क्यों एक मेंशन दिया गया है। जिसे सुनकर यान थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि वो क्या कहे, क्या वो सीधा बात करे या फिर से रिस्पेक्टफुल रहे। लेकिन वो सोचता है कि उसे इतना कॉन्फिडेंट होने के लिए बहुत ही जल्दी है और अभी के लिए उसे बस एक 12 साल का बच्चा बनकर रहना चाहिए। इसलिए वो एम्परर का सवाल का जवाब देता है और कहता है कि किंग ने उसे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि वो एक टैलेंटेड बच्चा है। जिसे सुनकर एम्परर अपना हाथ बंद कर लेता है और पूछता है कि क्या यान वाकई में यह सोचता है कि मैं इतनी कोशिश सिर्फ इसलिए क्योंकि यान की मैजिक एबिलिटी अनयूजुअल है। इतना सुनते ही प्रिंस हार्डन कहता है कि किंग को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि यान बस एक बच्चा है जो कि पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता। सुनने के बाद फिर एम्परर कहता है कि ये सच है, उसने यान को यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि उसका टैलेंट अमेजिंग है और उसने एम्परर के लिए स्पाई को पकड़ने में भी काफी मदद की है। इसलिए एम्परर कहता है कि वो यान को उसकी अचीवमेंट के लिए इनाम देना चाहता है और वो यान से कहता है कि तुम जो चाहो मांग सकते हो। जिसे सुनकर यान जमीन पर देखता है, क्योंकि उसने पहले से ही एम्परर से इनाम की उम्मीद की थी और वह सोचता है कि अगर वो एक एडल्ट होता तो जो वो मांगने वाला है वो नहीं मांग पाता, लेकिन अभी वो सिर्फ एक बच्चा है इसलिए वो इसे मांग सकता है। और वो एम्परर से कहता है कि वह इंपीरियल पैलेस को पूरी तरह से देखना चाहता है ताकि वो अपनी माँ को सब कुछ बताए जो उसने देखा है। एम्परर को यह रिक्वेस्ट थोड़ी सी बचकानी लगती है, लेकिन हाइडर उन्हें एक्सप्लेन करता है कि यान ने ओल्ड आइवरी टावर को भी देखने के लिए मांग की थी। शायद ये उसका शौक है, क्योंकि बच्चों के लिए क्यूरियस होना तो नॉर्मल है। यह सुनकर एम्परर यान की ख्वाहिश को पूरा करता है और उसे एक इंपीरियल सील देता है जो कि एक टिकट की तरह है। इसका इस्तेमाल करके वो इंपीरियल पैलेस के ज्यादातर हिस्से में जा सकता है। और एम्परर आगे कहता है कि उसके पास अभी और कुछ भी है जो वो यान इनाम में देना चाहता है। इतना कहते ही उसने अपने सर्वेंट को एक बड़ा सा संदूक लाने के लिए कहा जो कि एक सोने से भरा हुआ है। इसके साथ ही वह यान को कुछ मेडल्स भी देता है, ये कहकर कि उन्हें मेंशन में भेज देगा ताकि उसका स्टे जितना कंफर्टेबल हो सकता है उतना हो सके। यह देखकर यान को विश्वास नहीं होता और वो अपने मन में सोचता है कि अब उसकी माँ को क्लीनिंग के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए वो एम्परर का शुक्रिया अदा करता है और दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है कि एम्परर वाकई में दूसरों से अलग हैं। और वो चलते चलते सोचता है कि एम्परर लगता है सबसे साथ ऐसे ही होते हैं जैसा ही रेगनर था। जिसके बाद वह इंपीरियल सील को देखते हुए कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए महल को देखने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ बाहर जाते हुए उसे एक गार्ड दिखाई देता है, जिसे वो इंपीरियल सील दिखाते हुए पूछता है कि क्या वो इस गार्डन का रास्ता दिखाने में मदद कर सकता है। जिस पर गार्ड मान जाता है और थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुँचता है जहां वो जाना चाहता था, इंपीरियल पैलेस का सेफ हेवन। उसे ये अपनी पुरानी जिंदगी से याद है, क्योंकि रेगनर ने उसे इस जगह को एक पवित्र जगह के रूप में वर्णित किया था जहां लोग एम्परर और
एम्प्रेस की सेवा करते हैं और सिर्फ सबसे इलाइट लोग ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ यह चोरी छुपे अंदर आ जाता है और यह एक कॉर्नर से देखकर ही चेक करता है कि क्या वहाँ पर कोई गार्ड है या फिर नहीं। तभी वो देखता है कि वहाँ कुछ गार्ड हैं, लेकिन वो सभी नशे में धुत सो रहे हैं, इसलिए वो उनके पास जाकर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें बेहोश कर देता। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यान एम्परर से पूरे महल को एक्सप्लोर करने की मांग करता है और एम्परर इसमें हामी भर देता है और उसे एक इंपीरियल सील देता है। इसे लेकर यान एक खास जगह आता है जहां सभी नाइट्स नशे में धुत हैं और यान उन्हें बेहोश कर देता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यान अंदर आकर कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, पर यह स्पष्ट नहीं है कि वह क्या चाहता है, लेकिन यान जानता है कि यह पहले वाले एम्परर के कॉफिन के आसपास है। तभी उसे वह चीज मिल जाती है जिसे वह ढूंढ रहा था, जिसका नाम स्टोन हार्ट मशरूम है, और यही वजह थी कि उसने पूरे पैलेस को एक्सप्लोर करने की इच्छा जताई थी। यान वहां जल्दी से जाता है और इन्हें हार्वेस्ट करके एक थाली में रख लेता है, जिसके बाद वह सोचता है कि ये उसकी जरूरत के लिए काफी होना चाहिए। तभी उसे अचानक से दूर से दो लोगों की आवाज सुनाई देती है, जो कि बात करते हुए नजदीक आ रहे थे। इसलिए वह जल्दी से अपनी मैजिक लाइट को बंद करके छुप जाता है और सोचता है कि यह कौन हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यह ग्रीन रिवर एम्पायर की प्रिंसेस हेली ग्रीन रिवर है, जो कि अपने पास खड़े मैजिशियन को यह यकीन दिलाती है कि उन दोनों के पास यहाँ खड़े होने का वैध कारण है। वहीं वह मैजिशियन, जिसका नाम केविन है, चिंता में होता है और सोचता है कि आइवरी टावर को उनके काम के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन हेली इंसिस्ट करती है और कहती है कि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि यह बहुत खतरनाक होगा। इसके बाद केविन उससे पूछता है कि क्या उसने उन बेसिक स्पेल्स को याद कर लिया है जो उसने उसे सिखाए थे, जिस पर प्रिंसेस मुस्कुराती है और कहती है कि बिल्कुल उसने कर लिया है। फिर वह अपनी मैजिक पावर दिखाना शुरू करती है और एक लाइट का बॉल समन करती है। यानी इसे देखकर पूरी तरह से शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि प्रिंसेस हेली मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। वह उसे अपनी पुरानी जिंदगी में याद करता है। प्रिंसेस हेली ने अपनी पुरानी जिंदगी एक केज में रहकर एक पक्षी की तरह बिताई थी, क्योंकि जब रीगन एम्परर बना था तो उसने प्रिंस हार्डिन को मार दिया था, जिससे उसका दिल टूट गया और अंत में उसने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली थी। मैजिकल टैलेंट को छुपाना एक बहुत ही सीरियस क्राइम है। मैजिशियन केविन को भी यह पता होना चाहिए, लेकिन उसने उसे सीक्रेट में मैजिक प्रैक्टिस करने में मदद करने पर सहमति जताई। लगता है कि इसी वजह से वे यहाँ इस सीक्रेट जगह पर हैं। इतना सोचने के बाद यान वहां से चला जाता है, जिससे वहां हल्की सी एक आवाज होती है, जिससे केविन और प्रिंसेस डर जाते हैं कि कहीं वे पकड़े तो नहीं गए। वहीं बाहर निकलने के बाद यान सोचता है कि प्रिंसेस ने अपने टैलेंट को छुपाकर क्राइम किया है, और वह समझता है कि शायद उसने यह इसलिए किया क्योंकि वह आइवरी टावर से डर रही होगी। टावर मास्टर हर्बर्ट साफ तौर पर चाहता है कि उसका भाई रीगन थ्रोन को हासिल करे, और परिवार में एक पावरफुल मैजिशियन होने से यह बदल सकता है। इससे वह शायद असैसिनेट का शिकार बन सकती है। इसके बाद यान गार्डन से बाहर निकलता है और गार्ड का शुक्रिया अदा करता है जिसने उसे पहले रास्ता दिखाया था। गार्ड पूछता है कि क्या उसने मजा किया, जिसे सुनकर यान मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हाँ, उसे बहुत मजा आया। इतना कहकर वह अपने नए मैंशन की तरफ बढ़ता है, जहां एक बटलर और रैथ उसका स्वागत करते हैं। वहीं रैथ बताता है कि वनेसा दूसरे कमरे में नए मेड्स के साथ बातें कर रही है, जो कि एम्परर की तरफ से आए हैं, और डगलस इस नए मैंशन का चक्कर लगा रहा है। यानी यह सुनकर बहुत खुश होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, और रैथ से प्राइवेट बात करने पूछता है, जिसके बाद दोनों एक सीक्रेट रूम में जाते हैं और यान दरवाजा बंद कर देता है ताकि उन्हें कोई सुन न सके। वह रैथ की तरफ सीरियस एक्सप्रेशन से पूछता है कि क्या वह उसके लिए एक सीक्रेट पोशन बना सकता है। इसे सुनकर रैथ थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और पूछता है कि उसे किस तरह का पोशन चाहिए। इसके बाद यान स्टोन हार्ट मशरूम निकालता है, जो उसने अभी इकट्ठा किया था, और बताता है कि यह मशरूम नर्व्स को सुन्न करने की क्षमता रखते हैं और दिल को भी रोक सकते हैं। यह देखकर रैथ और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहता है कि तुम आखिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं इतने जहरीली चीजों से पोषण बनाऊं। इस पर यान उसे समझाता है कि उसे एक ऐसा पोषण चाहिए जिस धन को एक तरकम, जो उसे इंटरोगेशन मैजिक से इम्यून बना दे, ताकि कोई भी यह पता ना कर सके कि वह सच बोल रहा है या झूठ। इसे सुनकर रैथ कहता है कि इसे सही तरीके से करने के लिए उसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे और इसमें थोड़ा समय लग सकता है। जब वे इस बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है।
जब वे दरवाजा खोलते हैं तो यान देखता है कि यह मेड है और वह एक ट्रे पकड़े हुए है जिसमें एक लेटर है। लेटर यान के नाम का है और वह इस एनवेलोप से निकालकर पढ़ना शुरू करता है। यान देखता है कि यह लेटर आइवरी टावर से आया है जिसमें लिखा है, डियर मैजिशियन यान, जैसे इंपीरियल फैमिली बेचैन थी वैसे ही आइवरी टावर भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। हम चाहते हैं कि आप हमसे एक मीटिंग शेड्यूल करें आपके एकेडमी ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि हम समझते हैं कि आप पहले से एक डिसेंट मैजिशियन हैं। वो यह यान से कहती है कि वो इसे टावर मास्टर हर्बर्ट के पास ले जाएगी, इसलिए वो उसे अंदर फॉलो करें। जिसके बाद यान एंट्रेंस हॉल में एंटर करता है और वो फीमेल मैजिशियन लेआउट को डिस्क्राइब करना शुरू करती है। लेकिन यान तो यह सब पहले से ही जानता था, क्योंकि यह जगह उसकी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल भी नहीं बदली थी। यह प्रेजेंट और फ्यूचर में भी वैसी ही है। फिर वह फीमेल मैजिशियन एक गोल्डन डिस्क की तरफ इशारा करती है जो कि जमीन पर है। यह डिवाइस माना एलिवेटर कहलाता है और लोगों को आइवरी टावर के दूसरे फ्लोर पर ले जाने में मदद करता है। इसके बाद वो फीमेल मैजिशियन यान से कहती है कि गोल्डन डिस्क पर खड़ा हो जाए, कोई आए और ये पास है, क्योंकि टॉप फ्लोर पर टावर मास्टर का रूम है जहां हाई रैंकिंग मैजिशियन उसका इंतजार कर रहे हैं। यान इस मैजिशियन की बात मानते हुए खड़ा होता है और एक गोल्डन लाइट सीधा ऊपर की तरफ शूट होती है। जब यान ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा होता है, यहाँ एक साइन बाधा रास्ते में, तो वह पोषण को अपने पॉकेट से निकालकर उसे पी जाता है। उसका असर अब से 2 घंटे तक रहेगा। एलिवेटर यान को टॉप फ्लोर तक पहुंचा देता है। हाँ, उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा है। यान अंदर जाने के लिए तैयार होता है और जब वो एंटर करता है तो पहली चीज जो वो देखता है वो है टावर मास्टर हर्बर्ट, जो कि यान का स्वागत करता है और उसके द्वारा इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। हर्बर्ट यान से कहता है कि वो बस दरवाजे पर खड़े ना रहें, यहाँ करीब आकर बैठ जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हर्बर्ट यहाँ अकेला नहीं है। या जब अपने साइड में नजर मारता है तो वह देखता है कि यहाँ बहुत सारे मैजिशियन हैं जो कि सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हैं, जैसे कि वो बहुत गुस्से में हों। इस एटमॉस्फेयर को देखते हुए यान एक चेयर में जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद हर्बर्ट अपने हाथ से कुछ स्क्रिप्ट समन करता है और स्पीच देना शुरू करता है और कहता है कि यान की एक्सेप्शनल एबिलिटीज के बारे में सुनकर सबके सब काफी हैरान हो गए हैं। लेकिन क्योंकि हम सभी मैजिशियन माना शेयर करते हैं, जिस वजह से उनका बंद खून से भी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने यान को आज यहाँ पर बुलाया है ताकि वह फ्रेश शुरुआत कर सके और अपने किसी भी शक को दूर कर सके। जिसे सुनकर यान मजाक में पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो टॉर्चर करने वाले हैं। इतना सुनते ही हर्बर्ट का सीजे स्टोन एक पल के लिए टूट जाता है और वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, वो उसे टॉर्चर नहीं करने वाले। आइवरी टावर कभी भी ऐसे बार्बिक मेथड का इस्तेमाल नहीं करता। वो बस उसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं और उसे बस उसका सच सच जवाब देने की जरूरत है। इसके बाद हर्बर्ट इंटेरोगेशन मैजिक एक्टिवेट करता है जो कि झूठ को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। जिसके बाद हर्बर्ट यान की बायोग्राफी को जोर से पढ़ता है कि इसका पूरा नाम यान पेज है, जो कि सन 448 में पैदा हुआ था। उसके पिता का नाम प्राण और माँ का नाम वेनेसा है, जो कि लॉर्ड के कैसर में एक सर्वेंट थी। इतना कहकर वो पूछता है कि क्या यह सब सही है, जिस पर यान हाँ में सर हिलाता है। एक टकला आदमी पूछता है कि यान का रचेओ से क्या संबंध है। यान बताता है कि उसकी माँ का शरीर कमजोर है और उसे एक एल्केमिस्ट की जरूरत है जो उसे मेडिसिन दे सके। जिसके बाद कोई और दूसरा सवाल पूछता है कि आखिर तुमने ओल्ड आइवरी टावर क्यों विजिट किया था, जिस पर यान कहता है कि उसने इस जगह के बारे में बहुत ज्यादा सुना था और वह बस इसे चेक करना चाहता था। फिर इसके बाद एक ग्रीन जैकेट वाला आदमी सिसिलिया का नाम उठाता है और कहता है कि तुमने कहा था कि सिसिलिया किसी और स्पाई से बात कर रही थी और जब उसने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें मारने की कोशिश करने लगी। क्या ये कहानी वाकई में सच है? वही यान फिर से झूठ बोलता है और कहता है कि हाँ, यह कहानी सच है। तभी एक बूढ़ी औरत ये जानना चाहती है कि क्या उसे सच में कभी भी किसी ने मैजिक नहीं सिखाया, जैसा कि उसने दावा किया है, क्योंकि आमतौर पर लोगों के पास मैजिक पावर होने पर स्पेल सीखने के लिए एकेडमी में कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। लेकिन यान फायरबॉल, स्पिरिट समन एंड फ्रॉस्ट नोवा स्पेल का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसे सुनकर यान एक और झूठ बोलने के लिए तैयार होता है और वह कहता है कि स्पेल बस उसकी सोच में आ गए हैं। उसने बस सोचा कि उसकी हथेली के ऊपर जलती हुई आग है और फिर एक दिन यह हकीकत बन गई और वो यह करके दिखाता है ताकि वह अपने पॉइंट को प्रूव कर सके। जिसे देखकर रूम में शोर मच जाता है। बहुत से लोग वहां चिल्लाते हैं कि यह इम्पॉसिबल है और उसकी कहानी बिल्कुल बकवास है, जहां सब टावर और मास्टर हर्बर्ट की तरफ देखते हैं और वो कंफर्म करता है कि यह जरूर सच है, क्योंकि वह अपने सबसे पावरफुल इंटरोगेशन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि किसी भी झूठ को पकड़ने की क्षमता रखता है।
वही यान की स्किल इतनी इम्प्रेसिव है कि हर्बर्ट को लगता है कि वो लेजेंड फर्स्ट मैजिशियन का रीइंकार्नेट हो सकता है, लेकिन क्योंकि यान सिर्फ 12 साल का है इसलिए हर्बर्ट को लगता है कि एक छोटे लड़के के पास इतना माना नहीं हो सकता कि वह ऐसा कर सके। वह अपने हाथों पर सिर रखते हुए यान को घूरता है। तभी एक लाल बालों वाली औरत अपनी कुर्सी से उठती है और गुस्से से कहती है, यह सब बकवास है, सब लोग इतना ट्राइबल सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इतना कहकर वह सीधा यान के पास चली जाती है और कहती है कि रूम में सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि तुम वाकई में कौन हो। वही यान इस औरत को देखकर सोचता है कि वो उसे अपनी पुरानी जिंदगी से जानता है। वो वाकई में ऐसी औरत है जो कि सबसे यंगेस्ट 4th क्लास हाई रैंकिंग मैजिशियन थी और उसके एटीट्यूड की वजह से उसे द वुमेन ऑफ फायर के नाम से जाना जाता था। इतना बताकर यान जवाब देता है कि सब लोग पहले से ही जानते हैं कि मैं कौन हूँ। यह सब कुछ उस टेक्स्ट में लिखा है जो कि टावर मास्टर ने पहले खोला था। वह अपना नाम का जिक्र करता है जो कि 4188 में जन्मा था। इसे सुनकर हेलेने गुस्से से भड़क जाती है और कहने लगती है कि यह सब कुछ कितना रेडिकल है, लेकिन हर्बर्ट सिचुएशन को खराब होने से रोक लेता है और जोर से कहता है कि बस था। जिसके बाद वे एक आखिरी सवाल पूछने के लिए तैयार होते हैं, जहां वह उस डिटेली का जिक्र करता है जिसे यान ने पार्ट 1 की शुरुआत में देखा था, जिसका नाम जोनाथन था। यह सोल्जर अगले दिन पास के लेग में डूबकर डेथ पाया गया। जब उन्होंने उसे ढूंढा तो उसके शरीर पर माना के ट्रेस अमाउंट थे, जो यह बताता है कि यह किसी मैजिशियन का काम था। इसलिए हर्बर्ट यह जानना चाहता है कि क्या यान का इस मौत से कोई संबंध है और वह अपने इंटेरोगेशन मैजिक से नजर रखता है। वह देखता है कि यान का बिहेवियर नहीं बदला। एक नॉर्मल इंसान इस प्रकार के मर्डर के शक पर अपनी कंपोजर को खो देता है, लेकिन यान पूरी तरह से ठीक है क्योंकि यह सब उस पोषण के असर की वजह से है। अंदर से यान चिंता में है और सोचता है कि अगर उसका हार्ट बीट इस सिचुएशन में भी नॉर्मल रहा तो यह और भी ज्यादा सस्पिशंस को खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद वह अपने हाथ को दिल पर रखते हुए कहता है कि उसका इस मौत से कोई संबंध नहीं है। यान के इतना कहते ही इंटरोगेशन मैजिक रूम के अंदर भर जाता है और सब मैजिशियन को पता चल जाता है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन टावर मास्टर इस बात को ज्यादा नहीं उठाता और सिर्फ उसे कंफर्म करने के लिए कहता है कि जो उसने अभी कहा था, जिसके बाद वह यान का शुक्रिया अदा करता है उतने ट्रबलसम सवालों का जवाब देने के लिए। और वह कहता है कि यह सच है कि रड ने ब्रिज से गिरकर डूबकर अपनी जान खो दी थी, जिसे सुनकर यान थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि टावर मास्टर को पता है कि वो झूठ बोल रहा था, पर क्यों उसने इस पर कुछ नहीं कहा। वही हर्बर्ट आगे कहता है कि अभी भी कुछ प्रोसीजर हैं जो उन्हें करना है। आइवरी टावर ने कभी भी यान के एबिलिटीज की तरह कोई दूसरी चीज नहीं देखी है। यह एक अननोन पावर है जिसका उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए उन्हें इसे टेस्ट करने का एक तरीका ढूंढना होगा ताकि वे यान की माना कैपेसिटी और ग्रोथ पोटेंशियल को समझ सकें। जिसके बाद यान के सामने एक आइटम लाया जाता है जिसे माना कंटेनर कहते हैं। ये वो ड्राइव फोर्स है जो कि आइवरी टावर के ज्यादातर कंपोनेंट्स को चलाता है। इसके अंदर कुछ नहीं है क्योंकि इसमें 0 माना है। जितना ज्यादा माना इसमें चार्ज किया जाता है, ये उतना ही ज्यादा नीला होता है। और हर्बर्ट यान से कहता है कि वो कंटेनर के पास आकर अपना सारा माना इसमें इंजेक्ट करे ताकि वो जान सके कि उसकी लिमिट क्या है। जिसे सुनकर यान उस बड़ी बॉल के पास जाता है और अपने हाथ उस पर रगड़ता है। वो जानता है कि कंटेनर को 3rd क्लास मास्टर के माना तक चार्ज किया जा सकता है और इसलिए सबसे सेफ ऑप्शन ये होगा कि वो उसे 2nd क्लास लेवल तक चार्ज करे। अगर वो इन लोगों को वो लेवल दिखाता है जिसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो उस पर कम शक कर सकते हैं, लेकिन जब वो अपना माना बॉल में इंजेक्ट करता है तो वो दूसरी सोच में पड़ जाता है। अपनी पुरानी जिंदगी में वो सिर्फ एक 8th क्लास मैजिशियन था और उसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए हार्ड वर्क किया था। वो ना तो एक सेज था और ना ही एक लीडर, और वे सिर्फ सिचुएशन को अब्सॉर्ब करके और बेस्ट मूव कैलकुलेट करके काम चलाता था। लेकिन इस नई जिंदगी में वह सब कुछ छुपा रहा है और चीजें छोड़ रहा है ताकि पकड़ा ना जाए। उसके पास पावर हो सकती थी, स्थिति थी, दौलत और फैम भी हो सकता था, लेकिन वो चीजें उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है, लेकिन अपना मैजिक नहीं। इतना कहकर वह कंटेनर को चार्ज करता है और खुद से कहता है कि वह अब किसी को भी खुद से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने देगा और वो अपनी पुरानी जिंदगी में किए गए हार्ड वर्क से मिली पावर को नहीं छुपाएगा। वही बॉल एक चमकदार नीला रंग ले लेती है
और वह माना से इतना ज्यादा भर जाती है कि वह टूटकर पीसों में डिवाइड हो जाती है, जिसे देखकर लोग अपने चेहरे को ढक लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन रूम धुआं से भर गया था और जब यह धुआं छंटता है तो हमें यान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी चेस्ट को पकड़े हुए हैं और इतनी ताकत लगाने के बाद गहरी सांस ले रहा है। यह देखकर हर्बर्ट का मुंह खुला रह जाता है और वह बिल्कुल स्पीचलेस होता है। और वैसे ही सब लोग भी पूरी तरह से हैरान हैं कि ऐसा कुछ कैसे संभव हो सकता है। वही हेलेने कहती है, क्या ये सच में पॉसिबल है? और वह जमीन से एक टूटी हुई गिलास उठाती है और यान की तरफ देखते हुए कहती है कि माना कंटेनर की लिमिट 3rd क्लास मैजिशियन के लिए थी, लेकिन यान ने इस डिवाइस को तोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि उसकी एबिलिटीज इससे भी ज्यादा हैं। थोड़ी देर बाद सभी दूसरे मैजिशियन एक प्राइवेट रूम में जाते हैं ताकि इस सिचुएशन पर डिस्कस कर सकें, जहां एक फिस्ट टेबल पर गिरता है, क्योंकि सभी अफवाहें जो उन्होंने यान के बारे में सुनी थी वो आने की वो सच है। वो कम से कम एक 4th क्लास मैजिशियन है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ टावर मास्टर हर्बर्ट के अलावा वो इस रूम में सब लोगों के बराबर है। इसलिए वो यह मानते हैं कि यान एक बेकाबू जानवर ना बन जाए, उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए और उसे एकेडमी को ज्वाइन करने से रोकना चाहिए। जिसे सुनकर हर्बर्ट कहता है कि हालांकि वह मानते हैं कि अगर यान एकेडमी ज्वाइन करेगा तो यह बहुत ही बेकार होगा, क्योंकि उसकी आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज सिर्फ दूसरे स्टूडेंट्स को अनकंफर्टेबल फील करवाएगी। सोचो उन जवान स्टूडेंट्स का क्या होगा जिन्होंने अभी मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू ही किया है। लेकिन हर्बर्ट कहता है कि क्या उसने गार्ड को मारा या फिर नहीं, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक उसके पास इंटरोगेशन मैजिक है, यानी उससे झूठ नहीं बोल सकता। और अभी आइवरी टावर का गोल अपने स्टेटस को इलाइट बनाना है। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होंगे, उतना ही आइवरी टावर का स्टेटस फॉरेन एम्पायर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इसलिए वो यान को एक हाई रैंकिंग मैजिशियन के रूप में पहचानेंगे और उसे उनके बीच बैठने का मौका देंगे। एक नए 4th क्लास मैजिशियन का जन्म घोषित करते हुए उसकी उम्र और एबिलिटीज को देखते हुए हर्बर्ट सोचता है कि बेहतर होगा कि अगर वो दूसरे हाई रैंकिंग मैजिशियन से पर्सनल ट्रेनिंग ले। इस बात पर रूम में सभी लोग सहमत होते हैं। हर्बर्ट खुश होता है कि सब लोग इस बात पर सहमत हैं और वह तय करने जा रहा है कि कौन सा मैजिशियन यान की ट्रेनिंग का प्रभारी होगा। तभी अचानक से कोई अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि वह यह काम करेगा। फिर सीन वापस से यान के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि बाहर से आइवरी टावर को बड़ी एडमिन से देखते हुए सोचता है कि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वे इतनी जल्दी उसे एक हाई रैंकिंग मैजिशियन बना देंगे। तभी वहां उसे कोई बुलाता है और वह दिखता है कि यह वही फीमेल गर्ल है जिसे उसने पहले देखा था, और वह बहुत ही ज्यादा खुश है कि यान अब एक 4th क्लास हाई रैंकिंग मैजिशियन है। ये इनक्रेडिबल है कि वो सिर्फ 12 साल की उम्र में इतना दूर आ गया है। वही यान थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और सोचता है कि आखिर कैसे उसके बारे में अफवाह इतनी जल्दी फैल रही है। और वह लड़की आगे बढ़कर कहती है कि वह अगले साल जरूर उसकी असिस्टेंट मैजिशियन बनेगी और उसे गाइड करेगी। वो उसके साथ काम करने की उम्मीद करती है। यान उसे बताता है कि उसे इतना फॉर्मली बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर वह उसकी सीनियर है। यह सुनते हुए वह लड़की बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि इस केस में एज अ सीनियर, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वह यान को पूरी जगह दिखाए। और पहली जगह जहां वे जाती है वो आइवरी टावर की एकेडमी है। यहाँ बहुत सारे पिलर्स हैं और रोमन एस्थेटिक है। ये वही जगह है जहां वो एकेडमी में एनरोल होने वाला था। लेकिन अब वो एक हाई रैंकिंग मैजिशियन से पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है। यान जानता है कि उसकी पर्सनल ट्रेनिंग सिर्फ एक फैंसी वर्ड है। वह जानता है कि वह वाकई में उसे टाइट लीज पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वह सोचता है कि यह शायद हर्बर्ट का आइडिया है कि उसे एक पालतू कुत्ते में बदल दिया जाए। मनकायरम एकेडमी के अंदर चलते हुए कुछ देखता है और वे सब उसके पुराने दोस्त हैं, जो कि उसकी पुरानी जिंदगी में उसके साथ एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे। वह याद करता है कि वो सब लोग एक पहले ही युद्ध के दौरान मारे गए थे, जिसके बाद उसने सोचा था कि वह कभी भी उन्हें नहीं देख पाएगा। वही यान बॉर्न जानता है कि उनके साथ अब इतना करीब होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर उसे मौका मिला तो वह जरूर उन्हें ग्रीट करेगा। वही गाइड करने वाली लड़की यान को उसके पर्सनल रिसर्च लैब तक ले जाती है और वह एक वुडन दरवाजे की तरफ इशारा करती है जिसमें गोल्डन मार्किंग है। वह कहती है कि उसने क्लीनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित किया है कि रूम साफ है। इसके बाद यान रूम में एंटर करता है और वह विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे उसके सामने एक ग्रैंड पियानो दिखाई देता है
और एक डेस्क जिसमें फ्लास्क है। ये वही लैब है जो उसने पुरानी जिंदगी में इस्तेमाल की थी। लड़की एक्सप्लेन करती है कि 300 साल पहले जब आइवरी टावर रिलोकेट हुआ था तब 24 हाई रैंकिंग मैजिशियन थे, लेकिन अभी उससे आधे से भी कम मैजिशियन बचे हैं। इसलिए बहुत सारे रूम्स अवेलेबल हैं और वह इयान को बताती है कि टावर मास्टर ने इसे आपको यूज करने के लिए दिया है, एक रिसर्च लैब के रूप में, और वह उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर चली जाती है। वही इयान उस रूम में रहकर सोचता है कि आखिरी बार कब इस रूम में वह आया था। वह हमें बताता है कि उसे यह रूम पिछली जिंदगी की तुलना में 7 साल पहले मिल गया है। अब उसके पास हाई रैंकिंग मैजिशियन की अथॉरिटी है, तो अब उसके पास करने के लिए सिर्फ एक ही चीज रह गई है। उसे अगले 6 सालों में आइवरी टावर में एक नया ग्रुप बनाना होगा। होगा क्योंकि प्रिंस रेगन एम्परर बनने के लिए अपना मूव शुरू करने वाला है, जहां टावर मास्टर हर्बर्ट रेगन के एम्परर बनने का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करेंगे। इसीलिए इयान को ऐसा ग्रुप स्टेबलाइज करना होगा जो कि इसके खिलाफ लड़े, और यह बहुत मुश्किल होने वाला है। नहीं साल है क्योंकि सभी मैजिशियन भी टावर मास्टर के लिए लॉयल हैं, क्योंकि हर्बर्ट उन सभी से ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए यान समझता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसे टावर मास्टर हर्बर्ट से ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, जिसके लिए यान पूरी कोशिश करेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब वह आइवरी टावर पर राज करेगा। तब तक उसे बस एक छोटे से बच्चे की तरह बिहेव करना चाहिए। है क्योंकि यान जानता है कि इस छोटे बच्चे के शरीर के साथ उसे स्ट्रैंग होने में थोड़ा समय लगेगा। यान यह सोच ही रहा होता है तभी कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। यान जल्दी से घूमता है और हमें दिखाया जाता है कि यह लाल बालों वाली हेलेन है, और लगता है कि यह वही मैजिशियन है जिसने यान को पढ़ाने के लिए अपना हाथ उठाया था। उसे देखकर यान एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि उन सभी मैजिशियन में से यही मिलना था। हेलेन रूम में आती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, जिसे देखकर यान कहता है, तुम तो वही हो ना जिसने कंटेनर की टूटी हुई गिलास को साफ किया था। यह सुनने के बाद वह इयान को एरोगेंट और ढीठ कहकर ग्रीट करती है। वही इयान बस उसकी तरफ देखता है, जैसे कि वह इस चाइल्ड बिहेवियर से थक चुका है। वही हेलेन आगे कहती है कि कुछ चीजें जैसे कि बेसिक मैनरिज्म, हिस्ट्री और मैजिक थ्योरी एकेडमी में सिखाई जाती हैं, लेकिन टावर मास्टर ने इयान को यह सब चीजें बिना एकेडमी अटेंड किए सीखने को कहा है। और वह यह है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके पास के बुक शेल्फ से बहुत सारी किताबें जमीन पर गिराती है, यह कहकर कि सभी किताबें यूजलेस हैं और यह उबाऊ चीजें उसकी स्पेशलिटी नहीं है। इसके बाद वह यान के करीब झुकती है और सिसिलिया, जो कि कोल्डवुड एम्पायर की स्पाई थी, का जिक्र करते हुए कहती है कि वह उसे एकेडमी में बहुत ज्यादा याद करती है, क्योंकि सिसिलिया मैजिक कॉम्बैट के फील्ड में काफी जानी मानी थी, और अगर उसे समय मिलता तो वह हेलेने के लेवल पर आ सकती थी। लेकिन बहुत दुख की बात है कि वह एक स्पाई निकली और एक बच्चे के हाथों हार गई। वही इयान बस वहां खड़ा रहकर उसकी बातों को सुन रहा था, जहां हेलेन डिसाइड करती है कि क्योंकि वह अब इयान की टीचर बनने वाली है, इसलिए उसे इयान को कुछ सिखाना चाहिए। और वह बताती है कि अलग अलग तरह के मैजिशियन होते हैं। कुछ मैजिशियन जो कि कॉम्बैट के लिए ट्रेंड हैं और अग्रेसिव होते हैं, और कुछ मैजिशियन जो कि सपोर्टर्स हैं और ज्यादा डिफेंसिव हैं, और कुछ मैजिशियन अपनी पूरी जिंदगी रिसर्च करने में बिताते हैं। और वह बताती है कि एक मैजिशियन जो कि इन कैटेगरी में नहीं आता, उसे सिर्फ ट्रेस समझा जाता है। इसलिए वह यान को देखते हुए उससे पूछती है कि वह गैस करें कि वह किस तरह की मैजिशियन है, जिस पर यान थोड़ा गैस करते हुए कहता है कि वह शायद पहले टाइप की मैजिशियन है, एक कॉम्बैट टाइप मैजिशियन। एलन इस पर कंफर्म करती है और कहती है कि कॉम्बैट फील्ड में कोई नहीं है जो कि उससे बेहतर हो, और क्योंकि वह दूसरे मैजिशियन से अलग है, इसलिए वह यान को अपने तरीके से सिखाने वाली है। वह यान से कहती है कि उसका पीछा करें और जो वह उससे कहे उसे करना पड़ेगा। जिसके बाद वे दोनों बाहर धूप में जाते हैं एक खुले एरिया में, और बाहर आते ही हेलेने उसे चैलेंज करती है और कहती है, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो उसे मेरे सामने रखो, तभी वह उसे सिखाएगी। वही यान ने यह देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह औरत उसकी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल भी नहीं बदली। उसकी पिछली जिंदगी में भी वह हमेशा उसे बैटल्स के लिए परेशान करती थी, और प्रेजेंट में अभी इयान लड़ने के लिए सीरियस हो जाता है। दूसरी तरफ मैदान में सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्यों एक 12 साल का बच्चा हेलेन जैसी स्ट्रॉन्ग टीचर से लड़ रहा है। वही हेलेन मुस्कुराती है और पहले से ही सोच लेती है कि वह जीत जाएगी, और ऐसे ही शाम उसे क्या क्योंकि वह एक टीचर है,
इसलिए वह इयान को पहले अटैक करने का मौका देती है, जिस पर इयान अपने शरीर से एक पीस ऑफ क्लोथिंग हटाते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो कि मैं पहले अटैक करूं? इस पर हेलेने कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि तुमसे लड़ते वक्त मुझे चिंता करने की जरूरत है? इतना सुनते ही इयान बैटल को शुरू कर देता है और वह अपना हाथ उठाता है, जिससे उसके चारों तरफ नीला राज चमकता है, जिसे देखकर हेलेने सोचती है कि वह कोई बैरियर या शील्ड डिप्लॉय करेगा, लेकिन वह उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। इसके बाद वह अपनी फायरबॉल से अटैक करने के लिए तैयार होती है। वही यान आइस ब्लॉक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए आइस को उसके शरीर के इर्द गिर्द लपेट लेता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन हेलेने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह सीधा उसके पास जाती है और यान से कहती है, क्या तुम सच में ऐसे ही सोते रहोगे? हमें बताया जाता है कि आइस ब्लॉक सबसे पावरफुल बैरियर है जो कि मैजिशियन को प्रोटेक्ट करता है। यह साजिद और उतरता है, लेकिन यह उन्हें हाफ कॉन्शियसनेस में डाल देता है, जहां वे किसी और मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे देखकर हेलेने सोचती है कि उसने एक छोटे बच्चे से अच्छी फाइट करने की उम्मीद रखी थी, लेकिन यह तो बेकार है। तभी उन्हें अचानक से एक आवाज सुनाई देती है और जमीन हिलने लगती है। तब वे सोचने लगते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। वही सब लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। वही हेलेने यान की तरफ देखने लगती है और जो वह देखती है वह उसे हैरान कर देती है। आइस ब्लॉक के अंदर भी यान सीधा उसकी तरफ देख रहा है और वह आइस के अंदर होने के बावजूद भी मूव कर पा रहा था। इसके बाद यान अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और ग्रास जैसी वाइन आकार हेलेने को लपेट लेती है, जिसे देखकर हेलेने पूरी तरह से हैरान होते हुए सोचती है, ये कैसे संभव है? ये वाइन सीधा हेलेने की तरफ आती है। हेलेने डिस्पेलर से उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इनका कोई भी एंड नहीं है और चाहे वह अपने फायरबॉल से इन्हें कितना भी जला ले, ये बस वापस आ जाती है और उसे पता चलता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो वह हार जाएगी और एक 12 साल के बच्चे से हारना उसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाला होगा। इसलिए वह सोचती है कि उसे जीतने के लिए यान को आइस ब्लॉक से बाहर निकालने का तरीका ढूंढना होगा। वह यह सोच ही रही होती है तभी वाइन्स आकर उसे पकड़ लेती है, जिससे वो हिल भी नहीं सकती थी। इसके बाद यान आइस ब्लॉक से बाहर निकलता है। हेलेन ने सिर्फ हंसने और हार मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने सुना था कि यान के पास लेजेंड फर्स्ट मैजिशियन के जैसे एबिलिटीज हैं। वो यान से कहती है, तुम जीत गए, इसीलिए वो उसे वाइन से आजाद करें, लेकिन यान मना कर देता है और कहता है, अभी नहीं, यह बहुत बेकार होगा अगर यह बैटल इतनी जल्दी खत्म हो जाए। यह सुनकर हेलेन थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि उसने अपनी हार मान ली है, लेकिन यान तो कुछ और ही करने का प्लान बना रहा था। यान धीरे से हवा में अपना हाथ उठाता है, अपने पाम को पीछे की तरफ रखता है, जिससे आसमान क्रैकल करने लगता है और काले बादल उन दोनों के ऊपर बनने लगते हैं। यह देखकर हेलेन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो यान से कहती है कि वो रुक जाए। उन्हें सिर्फ स्पेयरिंग करना था और अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यान उसकी बातों को इग्नोर करता है। वह बादलों से बिजली को समन करता है और अपनी उंगलियों को हेलेन की तरफ पॉइंट करता है, जिससे एक जोरदार लाइटनिंग अटैक होता है। यह देखकर सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वह बिजली हेलेन को नहीं लगती और सीधा जमीन पर गिरती है। यह सुनकर हेलेन शुक्र मनाती है कि वो बच गई। इसके बाद यान उसके पास आता है और घुटने के बल बैठता है, जो कि हेलेन को फिर से पैनिक करने पर मजबूर कर देता है और वह यान से कहती है, दूर हो जाओ। लेकिन वह उसके पास आता है और अपने चेहरे पर स्मग मुस्कुराहट के साथ पूछता है, क्या अभी भी हेलेन के पास कुछ सिखाने के लिए है? इस पर हेलेन कुछ नहीं कहती और शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेती है। इसके बाद यान उसे वाइन से आजाद कर देता है। वही पूरा क्राउड यह देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और यान वहां से जाने लगता है, यह कहते हुए, मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि मैं थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। देखते ही देखते हेलेन की हार की खबर पूरी कंट्री में फैल जाती है। फिर कुछ दिन आइवरी टावर में गुजर जाते हैं और हम टावर मास्टर हर्बर्ट को देखते हैं, जो कि एक बड़ा सा स्टिक पकड़े हुए हैं और एक मैजिशियन उसके साथ है। मैजिशियन हर्बर्ट को बताता है कि हेलेन अपनी हार के बाद अच्छी स्थिति में नहीं है। सरफेस पर हर्बर्ट बहुत चिंता दिखाता है और अंदर से बहुत ही ज्यादा निराश है। उसने वाकई में एक 12 साल के बच्चे को चैलेंज किया और शर्मिंदा हुआ। हर्बर्ट चाहता है कि वह यान को टेम करें और उसे इंटिमिडेट करें, लेकिन अब उसने उसकी ताकत देख ली है तो उसे पता है कि यह संभव नहीं है। यान कोई कुत्ता नहीं है जिसे वह पालतू बना सके, बल्कि वह एक वल्फ है। और इतना कहते ही हमारा यह एपिसोड
यहीं पर खत्म हो जाता है। और बस यह वीडियो यहीं पर खत्म। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।